अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जस्ट गिव अस अ फ्यू मिनट्स। हम आईकोड गुरु का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मैम मुस्कान, यू कैन स्टार्ट। ऑलराइट सर। So give me a few seconds. Yeah. Okay. Assalamu alaikum everyone. My name is Muskan, moderator at iCode Guru. So वेबिनार स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन iCode Guru का। तो iCode Guru का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो, यानी कि हम अपना नॉलेज इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, दूसरों के नॉलेज से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करते हैं। तो iCode Guru का मिशन क्या है? iCode Guru का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, मार्केट में जो हाईटेक स्किल्स हैं, जो इन डिमांड स्किल्स हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाना और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना फॉर गाइडेंस एंड एडवाइस। तो ये जो इंटरनेशनल हमारे मेंटर्स के साथ मीटअप होता है, ये हैकाथॉन की शक्ल में भी होता है, वेबिनार्स की शक्ल में भी होता है और सेशंस की शक्ल में भी होता है। सो iCode Guru का फोकस और हम iCode Guru पे काम कैसे करते हैं? तो iCode Guru के दिन में 10 सेशंस होते हैं, एक वीकली वेबिनार होता है और 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं। इसके अलावा iCode Guru पे लीड कोड के सेशंस करवाए जाते हैं और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और एडमिशन्स के लिए iCode Guru अपने स्टूडेंट्स को फ्री आयर्स और जीआरई के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे जो नॉन सीएस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए iCode Guru पाइथन के एब्सोल्यूट बिगिनर्स के कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करवाता है। हमारे जो iCode Guru के प्लेटफॉर्म पे इन रनिंग सेशंस हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, डेटा स्ट्रक्चर जैसे सेशंस अभी रन हो रहे हैं iCode Guru पे। ये सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग आपको iCode Guru के ऑफिशियल पेज से मिल जाएगी। इन केस अगर आपका कोई सेशन मिस हो जाता है, अगर आप ले नहीं पाते, तो आप iCode Guru के ऑफिशियल पेज से, फेसबुक के पेज से आप वो जो सेशन है या फिर आप क्लास है जो आप ले नहीं सके, वो आप वॉच कर सकते हैं। iCode Guru की रिसेंट अचीवमेंट्स कौन कौन सी हैं? जो ये अचीवमेंट्स यहाँ पे आप सबको नजर आ रही हैं, ये मेन मेन अचीवमेंट्स हैं iCode Guru की। तो 400 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स iCode Guru के स्टूडेंट्स ने विन किए हैं हैकाथॉन्स में और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में। फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस जो हैं iCode Guru के स्टूडेंट्स ने ग्रैब किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग यूएसए, क्योंकि हमारे जो गाइडर्स हैं और मेंटर्स हैं वो यूएस में प्लेस हैं, तो इसलिए हमारे जो इस टारगेट होता है मेनली वो यूएस होता है। iCode Guru अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करता है लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स के लिए, और प्रिपेयर करता है अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल मार्केट में इन जॉब्स और इंटर्नशिप को ग्रैब करने के लिए। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका नाम सभी ने सुना होगा। तो हार्वर्ड में एक इवेंट जो है CS50 पजल डे ऑर्गेनाइज हुआ था। तो उसमें हमारी जो टीम थी वो हाईएस्ट थी अमंग ऑल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इसमें हमारे पास बेसिकली ये था कि 9 बाय 9 जो हैं पजल्स थे बैक टू वर्क, तो हमारी टीम ने वो पजल्स को सॉल्व किया था। तो उसमें हमारी जो टीम थी वो हाईएस्ट अमंग ऑल द टीम्स थी फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। इसके अलावा iCode Guru अपने स्टूडेंट्स को मंथली 2 हैकाथॉन्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम 2 हैकाथॉन्स में, इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, जहाँ से वो लर्न करते हैं इन डिमांड स्किल्स और साथ में इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप भी होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हर साल एक कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कोडिंग प्लेस।
जिसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान 9 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से 7 जो थे वो आई कुड ग्रुप के मेंटर्स थे। आई कुड ग्रुप के स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो गूगल कोड जैम जो है वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कोडिंग कंपटीशन है। तो ये जो है 2023 से पहले पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन 2023 में 301 स्टूडेंट्स ने आई कोड ग्रुप की तरफ से पार्टिसिपेट किया इन गूगल कोड कंपटीशन में। इसके अलावा हमारे जो 3 इंटर्न्स हैं वो इत्तेहाद एविएशन ग्रुप में गए अबू धाबी में इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे में। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आई कोड ग्रुप का। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा आप आई कोड ग्रुप का जो फेसबुक पेज है उसको आप विजिट कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। जो आज का वेबिनार है उसका टाइटल है इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी अ प्राइमर। तो जो हमारे स्पीकर हैं सर इमरान खान हैं। सर इमरान खान का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाती जाऊँगी कि सर इमरान खान की एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। तो सर इमरान खान का जो एजुकेशन है BS सर ने किया है जीके से, गुलाम इशफाक खान इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में। इसके अलावा सर जो हैं मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया US में गए। वहाँ सर ने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस में। और अगर मैं सर के एक्सपीरियंस की बात करूं तो सर इमरान खान का 20+ ईयर्स इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। सो 2001 में ही स्टार्टेड वर्किंग एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट एट माइक्रोसॉफ्ट। कुछ साल के बाद आफ्टर अ फ्यू मंथ्स फ्यू ईयर्स ही बिकम अ सीनियर इंजीनियर मैनेजर वेयर ही परफॉर्म मैनेजमेंट लीडरशिप्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके बाद सर ने eBay ई-कॉमर्स जैसी कंपनी को ज्वाइन किया एज अ डायरेक्टर क्वालिटी इंजीनियर फॉर बायर एक्सपीरियंस। 2014 में ही बिकम अ सीनियर डायरेक्टर इंजीनियर। आफ्टर दैट 2016 में सर ने गूगल ज्वाइन की, जहाँ पे सर ने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म टूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लाउड डेटाबेसिस के तौर पे प्लेटफॉर्म पे काम किया। करंटली ही इज वर्किंग ऑन Genentech एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। So please join me to welcoming our esteemed speakers, Sir Imran Khan. So sir, we are very excited to hear from you. So sir, हम अपना वेबिनार स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं ये पूछना चाह रहा था सबसे पहले कि मैं अपनी स्क्रीन में मेरे पास छोटी सी एक स्लाइड है, तो स्लाइड डेक है, तो मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करनी है। तो इज इट पॉसिबल टू, अच्छा ओके, नाउ आई कैन शेयर इट। आई थिंक आई पहले मुझे वो ऑप्शन नहीं दे रहा था। तो लेट्स सी हाउ डू आई डू दिस। पहले मैंने कभी आज तक जूम पे सॉरी इस प्लेटफॉर्म पे जो है जूम के ऊपर स्क्रीन शेयर की नहीं, और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। ओके, आई डोंट सी अ वे टू शेयर इट। हेलो जी, कोई कुछ कह रहा है? सर मिडिल में ऑप्शन होगा ग्रीन कलर के अंदर शेयर स्क्रीन का। जी जी बिल्कुल, मैं उस पे तो हूँ, और मैं और उसके बाद वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि टू ऐड द डेस्कटॉप, और मैं इसमें आप डेस्कटॉप। विंडो सेलेक्ट कर लेंगे जो कि आपकी या तो एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करनी हो तो एंटायर स्क्रीन पूरी स्क्रीन आ जाएगी, वरना आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन के जो टैब है वो ओपन कर लेंगे। यार वो तो बात आप सही कह रहे हैं, मुझे असल में फॉर सम रीजन इट इज जस्ट शोइंग मी, मेरे पास असल में दो स्क्रीन हैं आई गेस। तो ओ अच्छा, एक सेकेंड, मे बी दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। एक सेकेंड, अलाउ जूम टू शेयर योर स्क्रीन। ओके, ओ आई थिंक मुझे जो है वो सेटिंग्स में जाके अलाउ करना पड़ेगा। एक सेकेंड।
ओके, आई थिंक मुझे मीटिंग लीव करके वापस आना पड़ेगा। एक सेकंड, लेट मी ट्राई दिस वन टाइम, अदरवाइज आई विल सेंड यू माय द लिंक एंड यू कैन प्रेजेंट। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ शेयर करने की, एक दफ़ा और ट्राई करूंगा, अगर अब ना हुआ तो मैं फिर आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग जो हैं वो मेरी प्रेजेंटेशन शेयर कर दें। एक सेकेंड, सो लेट्स सी। ओके, आपको नजर आ रही है मेरी प्रेजेंटेशन अब? जी सर। यस सर, विजिबल है। ओके, परफेक्ट, दैट्स ऑसम। सो गिव मी वन सेकेंड। अब आप लोग सब कहीं चले गए, मुझे आई कांट सी एनीबॉडी। ये होता है जब आपने जूम ज्यादा इस्तेमाल ना किया हो तो। एक मिनट। अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन तो नजर आ रही है, राइट? यस सर। यस ओके, सर। चलें, लेट्स स्टार्ट। मुझे जो है वो uh, मैं सोच रहा था कि मुझे एनीवेज कोई मसला नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का और मुझे मौका देने का कि मैं आई कोड गुरु पे आके जो है वो आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप लगा सकूं। तो टॉपिक जो है वो इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी है और मैं थोड़ा सा जो है वो इसके बारे में मजीद बात करूंगा। तो इससे पहले कि हम ज़्यादा डिटेल में जाएं, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा एक मेरा इंट्रोडक्शन तो जो है, आई थिंक इट वाज आयशा, इज दैट राइट? आयशा, आपने इंट्रोड्यूस कराया था? मैं मुस्कान ने इंट्रोड्यूस करवाया था। मुस्कान, सॉरी, माय बैड। तो थैंक यू सो मच। तो लेकिन एक छोटा सा और इंट्रोडक्शन मेरा अपना भी है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो लेट्स सी। तो मैं आपसे आपसे जो है वो कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा था। पहली बात तो ये कि मैंने पाकिस्तान में जो है वो बड़ी मुख्तलिफ जगहों पे टाइम गुजारा, 3 मुख्तलिफ सूबों में। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करूं। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, टोपी। मैं गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट से मैंने बैचलर्स किया, तो वहाँ पे 4 साल गुजारे। और कोहाट और कराची, तो बहुत सारी जगहों पे जो है वो टाइम गुजारा। एक बात जो मैं बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम और बताता भी नहीं हूँ, और कोई अच्छी बात भी नहीं बताने के लिए, लेकिन मैंने कहा चले मैं आप लोगों से शेयर करूँ। वो ये कि मैट्रिक में मेरा सी ग्रेड आया था, 58% थी मेरी। और आई थिंक दैट रियली दैट वो जो रिजल्ट्स थे उन्होंने एक बड़ा कलीदी रोल प्ले किया मेरी लाइफ में। क्योंकि उस वक्त मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने अब कुछ ना किया तो फिर कुछ नहीं होगा। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। तो दैट वाज दैट। और उसी टाइम के मैट्रिक की छुट्टियां जो थी उसमें मैंने पहली दफा मुझे कंप्यूटर से जो है वो थोड़ा सा पता चला कि कहीं पे कोई प्रोग्रामिंग का कोई बेसिक का कोर्स हो रहा था। तो उस जमाने में जो है वो 1500 रुपए जो है वो मांग रहे थे। तो ये बात है मेरे ख्याल से 1988 की। तो मैंने जो है वो मेरे मामू जो है उन्होंने कहा कि यार ये तुम्हें ये करना चाहिए, ये नई चीज़ें आ रही हैं तो थोड़ा सीख लो कुछ। तो प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग का कोर्स था वो। तो मैंने कहा कैसे चले, मैं कर लेता हूँ। शौक मुझे अच्छा लगा सोच के कि ये कोई अच्छी चीज़ है। तो ये था कि खैर वो कर लिया, लेकिन ये था कि वो कोई डी ग्रेड आया उसमें, कोई कोई ऐसा कोई खास कोई वो नहीं किया, लेकिन बहरहाल
थोड़ा इंट्रोडक्शन मिल गया कि कंप्यूटर्स होते क्या हैं। बाद में जो है वो शौक था, तो ये है कि आगे मैं सीखता चला गया, तो उसकी वजह से ये है कि चीज़ें कुछ बेहतर हो गई। एक और चीज़ जो थी, मैं खैर ये थोड़ी सी अजीब सी बात है बताने वाली, लेकिन बहरहाल मैं कभी भी अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं रहा। मैं लेकिन ये है कि कोशिश ज़रूर की है कुछ ना कुछ खेलने की। तो ये है कि दो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में मैं 2 दफ़ा जो है वो अपनी उंगलियां फ्रैक्चर कर चुका हूँ। एक दफ़ा अपने बेटे के साथ जो है वो अमेरिकन फुटबॉल जो है वो खेल रहा था, तो एक दफ़ा उस वक्त एक उंगली टूटी। और फिर दूसरी दफ़ा जो है वो अपनी बेटी के साथ वॉलीबॉल खेल रहा था, तो उस वक्त जो है वो दूसरी उंगली टूटी। तो बहरहाल ये है कि इतना ज़्यादा मसला नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी ज़रूर हो गई एक उंगली, लेकिन फिर भी चलती है सही, तो इट्स ओके। और आखिरी चीज ये है कि मैं बहुत सारे पाकिस्तानियों की तरह से खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ। तो ये है कि मैंने कहा कि मैं आपको अपनी जो फेवरेट जगह है उससे ज़रा शनाख्त कराऊं। तो अगर आप लोग भी निहारी खाने के शौकीन हैं और कुछ कराची से हैं, तो मलिक की निहारी तो शायद आपने खाई होगी। तो मैंने कहा ज़रा बताऊं मैं आपको कि कहाँ अच्छी निहारी मिलती है कराची में। अगर बहरहाल आप अगर कराची से, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। लेकिन दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था कि जब मैं छोटा था, तो मेरे मैं कुछ 4 साल रावलपिंडी में रहा। और उस टाइम पे जो है वो कमेटी चौक पे एक दुकान होती थी निहारी हाउस के नाम से। तो वहां पे बड़ी जबरदस्त निहारी मिलती थी। तो मैं जब बड़ा हो रहा था, तो मुझे वो जो एक कभी कभी हम जाते थे वहां पे, तो वहां पे खाते थे। तो बड़ा एक अच्छा एक मेमोरी है बचपन की। तो मुझे पता नहीं क्यों ख्याल आया कि मैंने कहा ये भी इंक्लूड कर लेता हूँ। बहरहाल खैर, कुछ थोड़ा लंबा हो गया इंट्रोडक्शन, लेकिन बस थोड़ी सी पर कुछ मैंने कहा कि चीजें आपको बताऊं उससे पहले कि मैं आगे शुरू करूं। तो चलें, अब हम थोड़ी सी इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी पे भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं एक हाई लेवल डिटेल से कि मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है ना। तो चैट जीपीटी का जवाब कुछ इस तरह से था, मैं पढ़ भी देता हूँ ये, कि engineering productivity refers to the capacity to measure whether engineering teams are effectively and efficiently achieving specific business outcomes। ठीक है, इसमें जो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी इस जुमले में, एक तो मेजर करना, आप चीज को मेजर करते हैं, ज्यादा है कम है, कितनी इफेक्टिवली है आप उस चीज को मेजर कर सकते हैं, कि कितनी अच्छी तरीके से मेजर कर सकते हैं, और कितने एफिशिएंटली मेजर कर सकते हैं। एफिशिएंट से मुराद ये हो गई कि कितनी जल्दी मेजर कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं और कितनी जल्दी मेजर कर सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी में इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरा अगर आप सेंटेंस पढ़ें, तो इट encompasses वेरियस एस्पेक्ट्स which includes स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। तो आप जब कोड लिखते हैं, तो कितनी जल्दी आप कोड लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। कोड क्वालिटी, आपका जो कोड है वो कितना अच्छा है। और अच्छी की डेफिनेशन बड़ी एक सब्जेक्टिव सी है, लेकिन आप एक इस तरह से भी देख सकते हैं कि क्या आपका कोड जो है वो अगर दूसरे लोग पढ़ें तो वो क्या समझ सकते हैं। तो दैट इज यूजुअली ए गुड कोड, क्योंकि आप बड़ा कॉम्प्लेक्स कोड लिख सकते हैं जो कि बहुत एफिशिएंट होगा, लेकिन उसको कोई और पढ़ नहीं सकता, तो वो कोई और उसको चेंज नहीं कर सकता, तो वो भी एक अच्छी चीज नहीं होती। फिर कोलैबोरेशन आ जाती है कि आप अगर एक टीम में काम कर रहे हैं तो कितना अच्छा तौर पे काम कर रहे हैं। और आखिरी चीज है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन से मुराद, रिसोर्स का जो वर्ड है यहाँ पे, उससे उसके मुराद ये है कि कंप्यूटर रिसोर्सेज की बात हो रही है, कि सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज, ये 3 मेन चीजें होती हैं, चौथा नेटवर्क होता है। तो ये चारों चीजें जो हैं मिलके आपकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी के, और जिस पे हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम एक सेकंड के लिए इस डेफिनेशन को छोड़ दें और एक जनरल डेफिनेशन की बात करेंगे, अच्छा आप सिर्फ एक सेंटेंस में बताएं कि भाई क्या होता है इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी, तो मैं इस तरह से कहूंगा कि एक अ, जो डेवलपर है वो कितनी जल्दी और कितनी आसानी के साथ अपना कोड डेवलप कर सकता है, दैट इज व्हाट इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी इज। क्योंकि 2 चीजें लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक टाइम और एक मनी। अगर ये 2 चीजें आपके कंट्रोल में हो,
तो आप जो है वो चीजों को बेहतर तौर पे, प्रोबेबली बेहतर तौर पे कर सकते हैं। चलें जी, तो इस डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो क्या गोल्स क्या होते हैं इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी के, थोड़ी सी उस पर बात करते हैं। मैंने कुछ बात ऑलरेडी बताई कि क्या चीजें होती है, लेकिन मैं जल्दी से एक दोबारा बता देता हूँ कि एक तो ये कि देखें, जो एक गोल तो ये होता है कि जो डेवलपर्स हैं वो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, वो जल्दी जो काम, जो भी वो कोड कोड लिख रहे हैं वो जल्दी कर सकें। दूसरा ये कि जब वो काम को जल्दी कर सकते हैं डेवलपर्स, तो वो खुश भी होते हैं तो डेवलपर हैप्पीनेस भी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। इसको मेजर करना बड़ा मुश्किल है वैसे, सर्विस के, यूजुअली सर्विस के थ्रू किया जाता है। तीसरी चीज आ जाती है कि टाइम फॉर वैलिडेटिंग सिस्टम्स। तो एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम आप ले लें, हार्डवेयर सिस्टम ले लें, सॉफ्टवेयर सिस्टम ले लें, तो बेसिकली अगर आप इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी पे फोकस करें तो जो टाइम लगता है उसको बेसिकली कहना चाहिए प्रोडक्टिव बनाने में, अगर वो आप टाइम थोड़ा सा जो है वो कम कर सकते हैं, दैट इज वन ऑफ द गोल्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी। कि यू आर ऑलवेज थिंकिंग कि एक सिस्टम है उसको मैं वैलिडेट कर रहा हूँ, उसको जल्दी कैसे वैलिडेट करूं। और दूसरा उसका एस्पेक्ट आ जाता है, मैंने टाइम और कॉस्ट की बात की थी, तो कॉस्ट इज द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट। अच्छा, इन सब चीजों को अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, किसी के लिए बना रहे हैं कि जो इस्तेमाल करेगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी कैसी है। क्या जो है वो बगी सॉफ्टवेयर है, आप जो है कुछ करना चाहते हैं, वो इतना मुश्किल होता है करना कि वो आपको समझ ही नहीं आता कि आपने कैसे उसको उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है। या फिर ये कि ये भी हो सकता है कि बहुत स्लो सिस्टम हो, एक चीज आप करना चाहते हैं, आप एक बटन दबाते हैं, उसके बाद जो है वो आपको 30 सेकंड के लिए वेट करना पड़ता है। ये तो बड़ा एक बुरा सा सिस्टम हो गया, राइट। आप चाहते हैं चीजें जल्दी जल्दी हो, तो ये क्वालिटी में आ जाता है, ओवरऑल क्वालिटी में। और आखिरी चीज मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिस वक्त भी आप कोई चीज डेवलप करते हैं तो अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स का ख्याल करें, क्योंकि आपके जो कस्टमर्स हैं दे आर द वंस हु आर द फाइनल डिसाइडर्स कि आपका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल के काबिल है या नहीं। वो अगर कोई खास तौर पे आपको पैसे दे रहा है आपका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए, तो वो चाहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा हो, राइट। तो आप, ये आपके भी अपने फायदे में कि अगर मिसाल के तौर पे आप एक ऐप बना रहे हैं iOS के लिए या एंड्रॉइड के लिए, मिसाल के तौर पे ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे अगर वो उससे खुश हैं, सीधी सी बात है, अदरवाइज कोई क्यों इस्तेमाल करेगा। ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, की गोल्स हैं इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी। अच्छा, मैं एक सेकंड के यहाँ पे पॉज करता हूँ। अभी तक जो मैं बातें कर रहा हूँ क्या समझ आ रही है लोगों को, क्या नहीं आ रही, कोई फीडबैक है अभी तक, कोई सवाल है, मैं जवाब भी दे सकता हूँ अभी। बहुत खामोशी है। जी सर, आपने बहुत अच्छी सर एक्सप्लेनेशन दी। अच्छा चलो, मैं सर समझ में चल आ रहा है। अच्छा आ रहा यस है, सर। ओके। चले ठीक है, चले फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो देखिए 5 एरियाज होते हैं इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी में। अच्छा, ये एक बहुत, हर बंदा, कोई और अगर देगा ये लेक्चर तो वो हो सकता है कुछ और चीजें इसमें इस्तेमाल करे, लेकिन जनरली स्पीकिंग ये वो सारे एस्पेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी के जो कि इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। तो ये मत समझें कि सिर्फ यही हैं या इसी तरह से इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये मेरी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन दिस इज हाउ यूजुअली इट इज एक्सप्लेन्ड। ये जो मैंने 5 चीजें यहाँ पे लिखी हैं गूगल के अंदर स्पेशली, ये पांचों चीजें आई कैन से विद हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं जिस पर हम इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पे रुक के आपको ये बताता चलूं कि मतलब लोग क्यों करते हैं, यूज करते हैं इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी इतनी, मतलब क्या क्या जरूरत पड़ी है, किसको जरूरत पड़ी है कि क्यों इस्तेमाल करें यार। देखिए होता क्या है कि जब सिस्टम बड़े होना शुरू होते हैं, पहले आपके, लेट्स से कि आपके कोई 100 यूजर थे मिसाल के तौर, ठीक है, फिर 1000 हो गए, फिर लाख हो गए, फिर करोड़ हो गए, फिर 10 करोड़ हो गए, राइट। जैसे जैसे आपके यूजर बढ़ते हैं सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स भी होता जाता है,
और उसकी जो परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बढ़ती चली जाती है, राइट? कि ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो ज्यादा लोगों को जो है वो केटर कर सके, राइट? तो इस वजह से, और गूगल जैसी कंपनी जो है जिसके कम से कम आई थिंक 7 या शायद 9 हो गए, 9 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके जो यूजर हैं उनका नंबर 1 बिलियन से ज्यादा है, ठीक है? 1 बिलियन से ज्यादा है। 1 बिलियन जो है वो 1,000 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 10,000 लाख कह लें, राइट? बहुत ज्यादा यूजर हो गए ये तो इस वजह से जो है वो जब इतने ज्यादा यूजर इस्तेमाल करते हैं तो जो जो डेवलपर्स हैं जो कि उस प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं उनकी भी तादाद जो है वो कई 100 में होती है। तो आप सोचें एक सेकेंड के लिए कि जीमेल पे जो है वो कोई 3,000 डेवलपर जो है वो काम कर रहा है, ठीक है? बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। मैंने एक नंबर ऐसी ऐसी दे दिया, हो सकता है इससे कम हो सकता है थोड़े ज्यादा भी हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वजह से तो खैर ये 3,000 ज्यादा कर दिया मैंने। मेरे ख्याल से जो पूरा जो जी स्वीट है वो सारे मेरे ख्याल से कोई प्रॉबली मेरे ख्याल से कोई 1,500 इंजीनियर तो होंगे कम से कम, इससे ज्यादा ही होंगे बल्कि। तो जी मेल पे लगा लेते हैं कम से कम 200-300 तो होगा, इससे कम तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो फिर भी बड़े बहुत सारे बहुत ज्यादा इंजीनियर हैं, राइट? जब इतने इंजीनियर साथ काम करेंगे तो भाई मतलब, और एक ही कोड बेस में काम कर रहे हैं, सोचें एक ही कोड बेस में 300 लोग अगर काम कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होगा अनलेस एंड अनटिल कि आपके बहुत रूल्स एंड प्रोसेसेस बड़े मिच्योर हों, ठीक है ना? तो दैट इज वेयर इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी कम्स इन। वो क्या प्रोसेसेस हैं, क्या चीजें ऐसी हैं जिससे जो है वो पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है वो बड़ा वेल ऑयल्ड मशीन की तरह से चलेगा? वो क्या चीजें? नंबर 1 टेस्टिंग, नंबर 2 परफॉर्मेंस, नंबर 3 रिलीज। मैं इस पर थोड़ी सी बात करूंगा लेकिन मेन आइडिया जो है रिलीजेस का वो CI/CD है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट। और फिर चौथी चीज आ जाती है मैट्रिक्स, और पांचवी चीज आ जाती है जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कल्चर, ठीक है? तो इस पे हम लेट्स टॉक अ लिटिल बिट मोर ऑन दिस। तो पहले टेस्टिंग पे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, दो मैंने सेंटेंसेस यूज किए हैं इसको डिफाइन करने के लिए। जो पहला सेंटेंस है, वैलिडेशन ऑफ द सिस्टम अंडर टेस्ट। सिस्टम अंडर टेस्ट जो है, मैंने थोड़ी सी ब्रॉड डेफिनेशन लिखी है। सॉफ्टवेयर के अलावा मैं सोच रहा था कि इसमें हार्डवेयर भी आ सकता है। कोई भी सिस्टम आप ले लें, सॉफ्टवेयर ले लें, हार्डवेयर ले लें, इवन आप नेटवर्किंग ले लें, नेटवर्किंग भी एक सिस्टम होता है, ठीक है? तो इट कुड बी डिफरेंट थिंग्स। तो वैलिडेशन ऑफ द सिस्टम अंडर टेस्ट दैट इट डज व्हाट इट इज सपोज टू डू। कोई भी सिस्टम हो उसको आपने वैलिडेट करना है। वैलिडेट का वर्ड यहाँ पे बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और इंडस्ट्री में इस्तेमाल बहुत नॉर्मली हर जगह पे होता है। वैलिडेशन से मुराद ये है कि आप एक चीज को, एक सिस्टम को लेते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि क्या वो वैसे काम कर रहा है जैसे उसको काम करना चाहिए या नहीं, ठीक है ना? दैट इज द मेन गोल। और जैसे मैंने पहले बोला कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो इट कुड बी एनी सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट, ठीक है ना? तो जैसे हार्डवेयर की एग्जांपल हो सकती है कि हो सकता है आप एक राउटर टेस्ट कर रहे हो, राइट? या कोई गेटवे टेस्ट कर रहे हो, इट्स अ हार्डवेयर की। या स्विच, फॉर एग्जांपल, स्विच इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ हार्डवेयर, ठीक है? सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है, मैंने जीमेल की बात की, वो सॉफ्टवेयर हो गया। नेटवर्क की एग्जांपल क्या हुई? भाई आप कोई भी प्रोटोकॉल ले लें यार, टीसीपी ले लें, आईपी ले, टीसीपी आईपी ले लें, या इससे ऊपर जो है वो एचटीटीपी ले लें, जो हाई हाई लेवल प्रोटोकॉल्स हैं। तो मतलब कोई भी हो नेटवर्क हो जिसमें जो है कंप्यूटर सिस्टम्स डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में आपस में बात कर रहे हो, तो वो एक नेटवर्क क्रिएट करता है, और उसको उसकी उसकी भी टेस्टिंग बड़ी जरूरी है, और इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है उसकी टेस्टिंग। उसके बहुत सारे लोग जो है एक्सपर्ट्स भी होते हैं। अच्छा, क्या टाइप्स क्या होती हैं टेस्टिंग की? अच्छा, यहाँ पे मैं आ गया आप थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की तरफ, ठीक है? तो अगर आप सॉफ्टवेयर की एग्जांपल लें और आप कोड लिखते हैं, किसी भी लैंग्वेज में ले लें, पाइथन में लिखते हैं, जावा में लिखते हैं, C# में लिखते हैं, किसी और लैंग्वेज में लिखते हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। पहला मरहला जो है उसको यूनिट
टेस्टिंग बोलते हैं। आपका अपना कोड है, ठीक है, उसके लिए उस स्पेसिफिक कोड के लिए आपने एक टेस्ट लिखा या मल्टीपल टेस्ट लिखे जस्ट टू टेस्ट दैट पीस ऑफ कोड, उसको हम यूनिट टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद मिसाल के तौर पर आप 5 लोगों की टीम थे, आप पांचों काम कर रहे थे साथ, आप अपना कोड जो है वो चेक इन भी करते गए गिट के अंदर। फॉर एग्जांपल गिट हब यूज करते हैं, गिट लैब यूज करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप वर्जन कंट्रोल और चेक इन के लिए। तो जिस पर आप पांचों लोगों का कोड अंदर जाता है तो एक साथ उसको जब टेस्ट करते हैं तो उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने बात की कवरेज की। कवरेज का मतलब ये है कोड कवरेज, यहाँ पे कोड कवरेज लिखना चाहिए था, थोड़ा सा अनक्लियर है। कोड कवरेज से मुराद ये है कि आप ये देखना चाहते हैं कि आपके जो टेस्ट हैं वो कितना परसेंटेज ऑफ कोड को टेस्ट करते हैं, 10%, 50%, 100%, ठीक है। दैट इज अ मेजर ऑफ कवरेज। और लास्ट चीज मैंने लिखी सिस्टम टेस्ट। सिस्टम टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने बुनियादी तौर पर अब आपने पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर लिया, अब आपने एंड टू एंड उसको टेस्ट करना है और एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में आप उसको यूजुअली टेस्ट करते हैं। खैर इस एनवायरनमेंट को छोड़ें, ये थोड़ा सा हम सेगवे में चले जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि आपने पूरा एंड टू एंड, शुरू से लेके एंड तक पूरा एक सिस्टम को एक साथ आप टेस्ट कर रहे हैं। मिसाल मैं इसकी ऐसी दूंगा, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। अगर आप सर्च पे काम करते हैं तो आप एक ब्राउजर खोलेंगे, आप उसमें कोई क्वेरी टाइप करेंगे और उसके बाद वो क्वेरी जो है वो जाके पूरे सिस्टम को से इंटरेक्ट करेगी, पूरा जो सॉफ्टवेयर स्टैक है उससे इंटरेक्ट करके आपका आंसर वापस लेके आएगी और आपको शो करेगी, राइट। तो दैट वुड शो कि आप जो और जो रिजल्ट्स हैं वो फिर आप देख सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है। तो ये एक सिस्टम टेस्ट हो गया। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या है, मतलब क्यों हम करते हैं। पहला रीजन जो मैंने लिखा वो अवॉइड फेलियर्स एंड इंक्रीज स्केलेबिलिटी है। बड़ा जरूरी है कि आपको फेलियर्स का पता हो कि मतलब कहाँ पे आपका सिस्टम फेल कर रहा है, राइट। आप खुद सोचें, अगर आपको पता ही नहीं कि आपका सिस्टम कहाँ फेल होता है और कहाँ पे सही चलता है तो ये तो बड़ा मसले वाली बात है। रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सिस्टम, रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि आपका सिस्टम जो है वो मुस्तकिल तौर पे जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से सही चलता रहे। ऐसा ना हो कि कभी सही चले और कभी सही ना चले, ठीक है। और अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी जो है वो ये है कि आप टोटल लेट्स से कि अगर दिन में 24 घंटे हैं तो इन 24 घंटे में से आपका सॉफ्टवेयर कितने टाइम अवेलेबल होता है, ठीक है। तो मतलब कि अगर 24 आवर्स इट्स अवेलेबल तो आपकी अवेलेबिलिटी 100% होगी। लेकिन अब आप इसको अगर साल में 365 डेज है, मिसाल के तौर पे लीप ईयर की बात ना करें तो 365 डेज में से कितना टाइम आपका सिस्टम अप था, अप टाइम कितना था, ठीक है। तो दैट इज अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो होपफुली दैट गिव्स यू अ लिटिल बिट आइडिया। और रिलायबिलिटी का एस्पेक्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है अवेलेबिलिटी से। अवेलेबिलिटी ये कि कितने टाइम सिस्टम अवेलेबल था, रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि इट्स अ लिटिल बिट मोर फोकस्ड ऑन के आपका सिस्टम जैसा आपको काम, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे वो वैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, रिलायबल है कि नहीं है, राइट। तो मैंने पहले जो डेफिनेशन दी वो थोड़ी सी फजी सी थी तो उसको इग्नोर करें। मेन चीज जिस पे फोकस करें वो ये कि आपका सिस्टम रिलायबल है कि नहीं है, दैट्स द मेन थिंग। अच्छा, फिर आप बात करते हैं कि दो, अगेन मैंने टाइम एंड मनी की पहले भी बात की थी तो दैट्स अ बिग वैल्यू देयर। और आखिरी चीज ये है कि बाज दफा जो टेस्टिंग है वो मुख्तलिफ सिस्टम्स की होती है, राइट, सॉफ्टवेयर की भी होती है। और बाज दफा सॉफ्टवेयर जो है वो किसी जहाज के लिए भी लिखा जा सकता है, राइट। जहाज उड़ता है उसमें भी सॉफ्टवेयर होता है बहुत सारा। तो सॉफ्टवेयर अगर सही ना काम करे तो जहाज क्रैश भी हो सकता है। और इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। बोइंग जो है दे हैव गॉन थ्रू, उनका जो 777 प्लेन था उसके कुछ क्रैशेस थे, वो हार्डवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड भी थे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर टेस्टिंग सही ना की जाए तो बाज़ दफा लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं, जैसे जहाज में अगर क्रैश हो जाए तो।
अब तो गाड़ियों में भी सॉफ्टवेयर आ गया है, तो हर जगह पे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो है की इंटरेक्शंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने एफएसडी का शायद नाम सुना हो, बेसिकली सेल्फ ड्राइविंग जो होती है, कंप्लीट और फुल सेल्फ ड्राइविंग। तो मतलब ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपकी गाड़ी खुद चल रही है, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो है वो, जैसे टेस्ला ने इस पे बहुत काम किया है और भी कुछ मतलब कार कंपनी है, लेकिन उसकी उसमें यह भी हुआ है कि एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, लोग मरे भी हैं उसके अंदर कुछ। अभी एक टेस्ला जो है वो भी न्यूज थी कि 2022 में एक टेस्ला का इंजीनियर जो था वो एफएसडी को टेस्ट करते हुए जो है उसका क्रैश हुआ और वो मर गया। तो मतलब ये कि कहने का मकसद ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग इस लिहाज से। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि टेस्टिंग करते हैं। फ्रंट एंड साइड पे जो यूजर एक्सपीरियंस होता है या फ्रंट एंड होता है, सेलेनियम और वेब ड्राइवर उसकी दो एग्जांपल्स हैं। एपीएम जो है वो आईओएस टेस्टिंग के लिए यूज होता है। टेरा टेस्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के ऊपर यूज होता है। जैकोको जो है वो कोड कवरेज के लिए यूज होता है। मेजरमेंट्स जो है वो मैंने दो तीन लिखी हैं यहाँ पे कि अच्छा देखें, टेस्टिंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि भाई टेस्टिंग जो हो रही है वो सही, मतलब उसको मेजर कैसे आप करेंगे, राइट। उसके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे टेस्ट ग्रीननेस की एक एक मैट्रिक्स होती है। टेस्ट ग्रीननेस से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आपके आपने 100 टेस्ट लिखे, उसमें से 90 टेस्ट पास हुए, ठीक है। फिर आपने अपने सिस्टम को दोबारा चलाया, इस दफा 85 पास हुए, ठीक है। फिर अगली दफा 95 पास हो गए। तो अब ये एक आपको एक मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो आप हर जो एक रन है उसको ग्रीन, येलो या रेड मार्क कर सकते हैं। दैट इज व्हाट टेस्ट ग्रीननेस इज, कि आपको एक देख के पता चलता है कि अच्छा भाई, मतलब। और फिर आप इस पे टोटल एक परसेंटेज लगा सकते हैं कि अच्छा 85% प्लस 90% प्लस 95% डिवाइडेड बाय 3, एवरेज मेरी जो है वो लेट्स से 90% बन गया, तो दैट वुड बी योर टेस्ट ग्रीननेस नंबर। और फिर कोड कवरेज मैंने थोड़ी सी बात की पहले भी, तो मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करता। परसेंटेज मैंने एक एग्जांपल पहले दी थी, तो लेट्स मूव ऑन, हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम है। तो टेस्टिंग इन जनरल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इंडस्ट्री में, जो है बहुत जगह पे होती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, तो मैं हॉटमेल पे और कैलेंडर के प्रोडक्ट्स पे काम करता था, और उसके लिए मैंने जो है वो एक टेस्टिंग स्वीट डेवलप किया, और जो कि एक वेब प्रोटोकॉल था। आई थिंक इट वाज, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, भी याद आएगा तो बता भी दूंगा। लेकिन बहरहाल इट वाज रिटन ऑन टॉप ऑफ HTTP। तो वो वेब प्रोटोकॉल जो था, मुख्तलिफ आप जो है वो कहना चाहिए कि आप मुख्तलिफ तरह की रिक्वेस्ट करते थे यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स लाइक गेट, पुट, पोस्ट एंड सो एंड सो फोर्थ, जिस तरह से HTTP में होता है। एंड आपको रिस्पॉन्स मिलता था, उसके हिसाब से आप देख सकते थे कि अच्छा अगर मैं ये भेजूं तो क्या मुझे, लेट्स से हॉटमेल के केस में, कि आपको ईमेल का जो कंटेंट है वो सही तरह से, कंटेंट उसकी जो बॉडी है या सब्जेक्ट है या अटैचमेंट्स है वो सही तरह से वापस आ रही है कि नहीं आ रही। तो इस तरह के बड़े सारे इस तरह के बहुत सारे जो है वो मुख्तलिफ मेरे ख्याल से किसी ने अपना अनम्यूट किया हुआ है, कुछ आवाज आ रही है। आई थिंक हिरा, आप शायद अगर म्यूट कर ले तो थैंक यू। अच्छा, ओके, सो आई थिंक दैट होपफुली गिव्स यू एन आइडिया ऑफ टेस्टिंग। थोड़ा सा आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि आई थिंक मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो देखिए परफॉर्मेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि evaluation of how well a system performs under specific conditions including heavy load। तो आप परफॉर्मेंस से ये देखना चाहते हैं कि भाई जब मेरा सिस्टम जो है मेरे कस्टमर यूज करेंगे तो वो स्लो होगा, फास्ट होगा, कैसा होगा सिस्टम, ठीक है। और खास तौर पे, मिसाल के तौर पर, अगर इस सिस्टम को इसकी जो यूजुअल एक परफॉर्मेंस प्रोफाइल है उससे ज्यादा उसको लोड कर दें तो हाउ इट विल परफॉर्म। कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा कि वहां पे ब्रेक कर जाएगा, काम करना छोड़ देगा। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। और यहाँ पे इसको मैंने हैवी लोड का वर्ड इस्तेमाल किया उसके लिए। सी क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ये है कि आपका आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है, परफॉर्मेंस की वजह से अगर परफॉर्मेंस बेहतर है तो उस ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी भी हाई होगी, और आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा इस्तेमाल होगा।
कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। लोड रनर और जे मीटर जो है वो यूजुअली जो है वो सिस्टम जो फ्रंट एंड्स होते हैं और जो यूजुअली एट कहना चाहिए कि सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन लेवल पे आप जो है वो इनको यूज कर सकते हैं। अकामाई क्लाउड टेस्ट एक और सॉफ्टवेयर है। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैंने तो 2-3 सिंपल सी लिखी हैं। अच्छा, बेंचमार्क की बात करते हैं। देखिए, बेंचमार्क जो है वो ये होता है कि अब बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं, राइट? अब लेट्स से कि आप दो डिफरेंट आपकी टीम्स हैं जो कि एक ही तरह का सॉफ्टवेयर लिख रही हैं। मिसाल के तौर पर एक लेट्स से कि कोई वेब एप्लीकेशन बना रही हैं, ठीक है? तो अब आपने जब उसको टेस्ट करना है, आप ये देखना चाहते हैं कि भाई ये कितना अच्छा परफॉर्म करेगा परफॉर्मेंस वाइज। तो यूजुअली कोई स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स होते हैं, उस आप अपना सिस्टम को उन बेंचमार्क्स को अपने सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। तो मैंने 2 एग्जांपल लिखी हैं। एक YCSB है। YCSB याहू ने इंट्रोड्यूस किया था। इट्स बेसिकली जो है वो डेटाबेस ट्रांजैक्शंस वगैरह मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। दैट्स वन सिस्टम। दूसरा जो है वो TPC है, TPCC। ये एक और बेंचमार्क है। ये यूजुअली अगेन ट्रांजैक्शंस जो एनालिटिक्स ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं जो यूजुअली डेटाबेसेस वगैरह के अंदर जो है दैट प्लेज एन, और एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो दोज आर कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ बेंचमार्क। हर हर चीज का को जो है वो हर लेवल के ऊपर आप डिफरेंट बेंचमार्क्स लिख सकते हैं। मेजरमेंट्स कैसे होती हैं? रिक्वेस्ट पर सेकेंड एक मेजरमेंट है परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, और फिर परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क की मैंने ऑलरेडी बात की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बस जो चीज आप याद रखें जो एट हाई लेवल, वो ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है कितना तेज चलता है या कितना स्लो चलता है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट। तीसरी चीज रिलीज पे बात करते हैं। रिलीज देखें, रिलीज का जो है आइडिया वो बुनियादी तौर पर सॉफ्ट जो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उससे कनेक्टेड है। तो definition wise, set of practices which streamline and accelerate the software development life cycle, complete life cycle। और इसको फिर पहले 3 चीजों में डिवाइड किया है। मैं जल्दी से उसके बारे में बात करूंगा। पहली चीज जो है वो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब जो है वो ये है कि आप कोड लिखते हैं और फिर आप अपना कोड जो है वो एक किसी वर्जन कंट्रोल सिस्टम में चेक इन करते हैं, ठीक है? तो that is called you are integrating your code और continuous integration। दूसरी जो चीज है, और इसमें ये भी चीज आ जाती है, मिसाल के तौर पर जिस एरिया में आप जिस लाइब्रेरी पे काम कर रहे हैं या जिस कोड के एरिया में काम कर रहे हैं, अगर किसी और ने भी वहां पे चेक इन किया है तो बाज़ दफा मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। बॉटम लाइन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आपका कोड जो है वो एक सेंट्रल रेपोजिटरी के अंदर, सेंट्रल जगह के ऊपर जो है वो सेव हो रहा है विद अदर पीपल्स कोड, and there are no conflicts in everybody's code, so there is one source of truth। सेकंड चीज आ गई कंटिन्यूस डिलीवरी। अब आपका कोड लेट्स से कि आपने चेक इन कर दिया, ठीक है, लेकिन और लोग भी चेक इन कर रहे हैं उसी जगह पे, उसी कोड बेस के अंदर। तो देन बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि इस सारे इंटीग्रेटेड कोड को एक साथ आप टेस्ट करते हैं और एक फाइनल बिल्ड बनाते हैं। और वो जो बिल्ड है उसको आप कहीं पे स्टोर कर देते हैं। और वो जो बिल्ड है, अगर वो उस पे जो आपने फाइनल टेस्ट चलाए और वो सही काम कर रही है, आपके टेस्ट पास हो रहे हैं, तो देन यू कैन टेक दैट बिल्ड और आप उसको किसी एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है? डिप्लॉयमेंट से मुराद ये कि आपने अपना कोड जो है वो किसी वेबसाइट पे कह लें, या अगर बैक एंड है जहां पे भी, वहां पे आपने डिप्लॉय कर दिया। और दैट मीन्स कि नाउ योर कोड कैन बी रन इन एनी प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट और अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। प्री प्रोडक्शन से मुराद ये है कि आप अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्ट एनवायरनमेंट समझ लें। और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट ये है कि नाउ इट इज इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर एंड दे आर टेस्टिंग एंड दे आर यूजिंग इट, नॉट इवन टेस्टिंग इट। ये थी कंटिन्यूस डिलीवरी। तो बात ये हुई कि अच्छा, तो ये तो हो गया, तो ये कंटिन्यूस डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट में क्या फर्क हुआ?
भाई डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी का फर्क यह है कि डिलीवरी के केस में आपने सिर्फ बिल्ड बनाई और उसको कहीं पे स्टोर कर दिया, लेकिन आपने उसको डिप्लॉय किसी इन्वायरमेंट में नहीं किया, क्योंकि आप वो एक मैनुअल स्टेप है। लेकिन लेट्स से कि आपका कोड इतना जबरदस्त है कि आपको ये भी फिक्र नहीं है कि अगर आपका कोड आपकी बिल्ड पास हो जाती है तो आप उसको खुद मैनुअली डिप्लॉय करेंगे। आप कहते हैं यार ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करो, कोई मसला नहीं, आई हैव कॉन्फिडेंस। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, कि आपका कोड सारे आप लोगों ने एक साथ कोड लिखा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हुई, बिल्ड पास हुई और उसके बाद डिप्लॉय भी ऑटोमेटिकली हो गई। किसी भी इन्वायरमेंट में हो सकती है, प्री प्रोडक्शन में भी हो सकती है, और बहुत सारी कंपनीज में प्री प्रोडक्शन में ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट होती है। या फिर प्रोडक्शन में भी हो सकती है। वो यूजुअली लोग नहीं करते क्योंकि वो बड़ा रिस्की होता है कि अचानक से आप प्रोडक्शन लाइफ साइट को ब्रेक कर सकते हैं। मैंने इसे लाइफ साइट, इट इज द सेम एज प्रोडक्शन, जहां पे आपके यूजर्स उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, वैल्यू क्या है इसकी? एक एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है, और इट आल्सो रिड्यूसेस मैनुअल इंटरवेंशन। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं जो कॉमन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। जेंकिंस है, सर्कल सीआई है, स्पेनिकर है। और मेजरमेंट इसकी जो है वो यूजुअली इंटीग्रेशन टेस्ट ग्रीननेस से होती है, या बिल्ड टू प्रोडक्शन टाइम, कि कितना टाइम लगा कि आपने जो है वो एक बिल्ड बनाई और उसके बाद उसको प्रोडक्शन रेडी कर दिया, कि वो जो है वो सारे उस पर टेस्ट चले और वो बिल्ड पास हो गई या फेल हो गई, राइट? तो कितना टाइम लगा फ्रॉम द टाइम ऑफ सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि बिल्ड करने से लेके और उसको पास और फेल होने तक। बाज़ दफा इसके अलावा भी दूसरी चीजें भी होती हैं। मिसाल के तौर पे चेक इन टू टू प्रोडक्शन होता है, यानी कि आपने कोड चेक इन किया उस टाइम से लेके आपका आपका जो कोड था वो प्रोडक्शन में कब गया, कितने दिनों बाद, कितने घंटों बाद या कितने महीनों बाद गया। ये भी एक मेजरमेंट होता है, ये देखने के लिए कि आपका पूरा प्रोसेस कितना एफिशिएंट है। तो ये कुछ रिलीज से रिलेटेड चीजें थी जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लास्ट चीज जो थी, दो चीजें रह गई। मैं हेल्थ मैट्रिक्स की बात करूंगा बहुत जल्दी से। मैंने ऑलरेडी बात कर ली, वैसे कई दरमियान में काफी सारी एग्जांपल्स दी। फॉर एग्जांपल ये जो टेस्ट ग्रीननेस है, बिल्ड टू प्लॉट टाइम है, इससे पहले रिक्वेस्ट पर सेकंड, ये सारी मैट्रिक्स हैं। दीज आर ऑल मैट्रिक्स, ठीक है ना? एग्जांपल एक बहुत सिंपल सी है कि देखें, आप अगर बाइक चलाते हैं तो उस पर स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर से आपको पता चलता है आप कितना तेज जा रहे हैं, राइट? तो ये एक मैट्रिक्स है, दिस इज अ मैट्रिक्स। यही आइडिया आप जो है कंप्यूटर्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स जो है यहाँ पे मैंने ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि टाइम कम है। तो एग्जांपल्स यहाँ पे मिसाल के तौर पे जो है अगर आप देखें तो कुछ कंपनीज की भी मैंने एग्जांपल लिखी है। डेटाडॉग है, स्प्लंक है, amazon क्लाउड वॉच है। ये सारी कंपनीज जो है वो करती क्या है कि बहुत सारे मुख्तलिफ जो हेल्थ मेट्रिक्स हैं उनको एग्रीगेट करके आपको डैशबोर्ड की शक्ल में शो करती हैं। तो आपको पता चल जाता है कि आपका सिस्टम मुख्तलिफ डायमेंशंस में कैसे चल रहा है, टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। और प्रोडक्शन में खास तौर पे बड़ा जरूरी है कि आपको ये पता हो कि भाई अवेलेबल भी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मेरा सिस्टम बैठ गया है, चल ही नहीं रहा। तो ये सारी चीजें जो है वो डैशबोर्ड्स के थ्रू और हेल्थ मैट्रिक्स के थ्रू जो है वो आपको पता चल सकती है। और मेजरमेंट जो है वो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे कि प्री प्रोडक्शन सिस्टम जो कि अभी टेस्टिंग में है, उसके अंदर टेस्ट ग्रीननेस होती है, परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क्स एंड सो फोर्थ। और प्रोडक्शन में रिक्वेस्ट पर सेकंड, ट्रांजैक्शन फेलियर्स, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, ये सारी चीजें आप देखते हैं कि ये सही चल रही है कि नहीं। आखिरी बात मैं कल्चर की करूंगा। कल्चर में देखें बड़ा जरूरी है, बहुत मैंने पहले भी इंफसाइज किया कि जब आप जैसे जैसे कंपनी जो छोटी कंपनी है उसमें कल्चर का कोई इतना मसला नहीं। बड़ी कंपनियों में कल्चर का बहुत मसला है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे मतलब हायरार्कीज बन जाती हैं। एक बंदा दूसरे को रिपोर्ट करता है, उसको तीसरे को रिपोर्ट करता है, वो चौथे को रिपोर्ट, बहुत लंबी हायरार्कीज हो। तो उसमें कैसे आप प्रोडक्टिवली काम करें, बड़ा डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे जो चीजें काम करती हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने लिखी है। ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड टेस्टिंग है, वर्जन कंट्रोल है, कोड रिव्यूज है, लिंटिंग। बेसिकली लिंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यही कि आप अपने कोड के ऊपर स्टैटिक कोड एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या क्या मसले, किस तरह के मसले हो सकते हैं, और यू यू करेक्ट देम। ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं डिटेल में जाऊं। टेक डेट रिडक्शन, ये कोड आपको जो है कॉन्स्टेंटली, अब जैसे ही आप कोड लिखते हैं वो पुराना हो चुका होता है।
तो आपको कॉन्स्टेंटली सोचना है कि उसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो दैट इज टेक डेट रिडक्शन। डॉक्यूमेंटेशन, भाई आपको तो पता है कैसे काम करता है, दूसरों को तो नहीं पता, तो लिखना बताना कि भाई दिस इज हाउ योर कोड वर्क्स। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, एंड मैंने बात की थी एंड टू एंड लाइफ साइकिल की। और सेलिब्रेटिंग फेलियर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बाज कंपनीज जो है, अगर कोई किसी से गलती हो जाए वो छुपाते हैं। छुपाने वाली बात नहीं है ये, अगर गलती हो जाती है तो उसको समझना चाहिए कि गलती क्यों हुई थी, और फिर बाकियों को भी समझाना चाहिए ताकि वो गलती ना करें। एग्जीक्यूशन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक प्रायोरिटाइजेशन की होती है कि आप प्रायोरिटाइज करें चीजों को। और फिर टीम वर्क आ जाता है। टीम वर्क बड़ी बुनियादी चीज है। जब आप एक टीम में काम करते हैं तो अपने, अगर आपके टीममेट्स के साथ अच्छी बनती है तो आप काम अच्छा करते हैं, अगर नहीं बनती तो काम इतना अच्छा नहीं होता। तो वो दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। और इंक्लूजन का मतलब ये हुआ कि आप सब लोगों को इंक्लूड रखें, ऐसा ना करें कि कुछ चीजें छुपाएं दूसरे लोगों से। उस तरह से काम सही नहीं चलता। और फिर क्वालिटी की बात, लास्ट पॉइंट था, फोकस ऑन इम्प्रूविंग एंड ऑन इम्प्रूवमेंट के, जो है वो कांस्टेंट एक माइंडसेट हो कि मैंने एक चीज को, अपना प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है। और आखिरी चीज सिंपलिसिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितना आप सिंपल सिस्टम बनाएंगे, सिंपल सिस्टम बनाना ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन सिंपल सिस्टम लोगों को समझ में आसानी से आता है क्योंकि उसमें ज्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अ कल्चर। और लास्ट चीज ये है कि देखें, जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपने कस्टमर्स के लिए ये काम कर रहे होते हैं। और अगर आप देखें कि मैंने पहले भी बात की थी कि कौन इस्तेमाल करता है इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी प्रैक्टिसेस, दुनिया में जो है वो, जो ज्यादातर जो है वो पब्लिक कंपनीज जो है वो इस्तेमाल करती हैं। 55,000 पब्लिक कंपनीज हैं दुनिया में। पब्लिक से मुराद ये है कि कोई कंपनी जिसका स्टॉक किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हो। तो IBM वुड बी एन एग्जांपल ऑफ दैट। अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो सिस्टम्स लिमिटेड वुड बी एन एग्जांपल ऑफ दैट, एंड थिंग्स लाइक दैट। बड़ी कंपनियां स्पेशली बहुत ज्यादा फोकस करती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेटफ्लिक्स जो है वो बहुत ज्यादा फोकस है यहाँ पे। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी। इसके अलावा रिलेटिवली जो मिड साइज कंपनीज है, स्लैक हो गया, एटलीजियन, GitHub, Salesforce, Airbnb, they are also very much involved in engineering productivity. तो ये सारी कहानी थी इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी की। सॉरी मैं थोड़ा सा ज्यादा, शायद आई होप कि ज्यादा डिटेल में ना गया हूँ, क्योंकि टाइम जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया। तो अगर क्वेश्चंस हैं कोई तो आई एम हैप्पी टू आंसर। जी एहतशाम। अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वालेकुम थैंक यू। अस्सलाम। सर आज का टॉपिक तो था इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी, लेकिन मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मुझे ऐसा ठीक है। लग रहा था कि शायद आपने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट, तो मुझे आज ऐसा लगा कि आपने मेरी पूरी डिग्री को कंसाइज करके 1 घंटे में डिफाइन किया, जो कि काफ़ी एक अमेजिंग था। तो ए, सर मेरा क्वेश्चन इसके रिलेट नहीं है, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने आपका वर्क एक्सपीरियंस देखा, इट्स इम्प्रेसिव, जो कि बहुत सारे इधर इंजीनियर्स का ड्रीम हो सकते हैं। तो बिल्कुल। सर मैं एक्चुअली में पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी सॉफ्ट स्किल थी जो कि आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प आउट की और हम्म। आपने इतनी देर तक इन बड़ी कंपनीज में सरवाइव किया, जैसे 10 इयर्स और 6 इयर्स। तो अगर हम फ्यूचर में USA आना चाह रहे हैं तो हमें कौन हम्म। सी चीज़ है जो हेल्प आउट कर सकती है ऐसे हम्म। कैरियर बिल्ड करने में? देखिए मैं दो बातें आपको बोलूंगा। पहली बात तो ये कि आप अपने आप को कभी भी जो है वो ये मत सोचें कि यार दूसरे लोग तो बहुत ही कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी अच्छे हैं, मैं तो जो है वो इतना नहीं कर सकता। मैं अपनी एग्जांपल दूंगा कि मेरा मुझ पे सेल्फ, जब मैं ग्रो कर रहा था तो मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। मैं समझता था यार दूसरे लोग जो हैं वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर हैं, राइट। तो अब मैंने क्या किया कि आई वर्क हार्डर। मैंने कहा कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हार्ड, आई कैन वर्क एज हार्ड एज आई कैन, राइट। बट ओवर टाइम आई रियलाइज कि यार बाकी लोग भी कोई अफलातून नहीं है। तो हाँ ठीक है, कुछ लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं दूसरों से, इट्स ओके, लेकिन उस पर फोकस करना नहीं चाहिए। आप अपने ऊपर फोकस करें, आपने अपने आप को बेहतर बनाना है, ठीक है ना। तो आपने जो कहा ना कि सरवाइव किया, मैंने सरवाइव नहीं किया, मैंने थ्राइव किया। आई the way I look at it is the companies were also, in some ways fortunate to have me, क्योंकि I gave my blood and sweat to those companies. तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि आप कॉन्फिडेंस के, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें।
मेहनत करें, यू हैव टू बी हम्बल एज वेल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एरोगेंट हो जाए, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप थोड़ा सा हम्बल हो, के मतलब अपनी जो जो स्किल सेट है उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो, लेकिन वो भी आता है, मेहनत से आता है। दूसरी बात ये कि सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो देखें, मेरे ख्याल से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लिसनिंग, दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उनकी बात, उनके साथ कोलैबोरेट करना, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्किल है। और एक और चीज मैं ये बोलूंगा कि एक चीज जिसने मुझे बड़ा हेल्प किया वो ये कि मुझे जो है वो दूसरे लोगों की हेल्प करने में मजा आता था। तो मेरे अगर कोई मेरे साथ का कोई को वर्कर है, उसका कोई मसला है, तो आई वुड एक्चुअली गो एंड ट्राई टू हेल्प देम आउट। उससे मुझे थोड़ा सा मैनेजमेंट स्किल्स का आइडिया हुआ कि अच्छा एज अ मैनेजर आपको क्या करना होता है, और मुझे लगा कि ये काम मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, मैं एक्चुअली इसको एंजॉय करता हूँ। तो दैट इज व्हाई आई टुक द मैनेजर ट्रैक। तो मैं आपको बोलूंगा कोलैबोरेशन का सोचें और दूसरों को हेल्प करने का सोचें। व्हेन यू आर गुड एट वर्किंग इन अ टीम, दैट skill itself is important, right? And it's a very important soft skill जो कि आपको elevate कर सकती है। I hope that helps. Yeah, thank you so much, sir. अच्छा, आई थिंक ये मुतीबा, मेरे ख्याल से आपने, यू आर नेक्स्ट। Mutayyib. मुतैयबा, सॉरी। Yes. So I have to ask a question. आपने सेकंड स्लाइड में बात की थी कॉस्ट की, क्वालिटी की और टाइम की, तो उसमें तो जी एक तो ट्रेड ऑफ होता है एक्चुअली। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कि कौन से ट्रेड ऑफ को फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ हमारे लिए ज़्यादा मैटर करती है कंपनीज के लिए? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, आप साथ ही रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। वो है जी। स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में अगर आपके पास एक कंपनी है, वो आपको अपना डाटा प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन उनका जो डेटाबेस है वो बहुत ह्यूज है, और आपके पास जो पब्लिक डेटाबेसेस हैं वो अवेलेबल हैं और वो इतनी ह्यूज नहीं है। सो हाउ वुड यू मेक दैट सिस्टम स्केलेबल टू दैट कंपनी ना, कि जिनके पास बहुत ह्यूज डेटाबेस है? इसके बारे अच्छा, में एक रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी जी। थोड़ा सा मुतैयबा, पहला जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि अगर टाइम एंड मनी में वो करना हो, कौन सा बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा? इज दैट राइट? इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? क्वालिटी टाइम एंड कॉस्ट, इन तीनों में ट्रेड ऑफ होते हैं एक्चुअली। अच्छा, तो ओके, राइट, वैसे बिल्कुल किसी कौन सी होंगी? बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा देखें, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखें, इसमें जो है ना कोई सही आंसर नहीं है। इसमें जो सही आंसर है ना वो ये है कि जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रही है ना, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप परफेक्ट सॉफ्टवेयर बनाएं जिसकी क्वालिटी अमेजिंग हो, लेकिन जो टाइम और कॉस्ट है वो इतना ज्यादा हो जाए कि वो बेसिकली पॉसिबल ना हो, कंपनी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, तो वो तो उसका कोई फायदा नहीं है, राइट? तो हमें जो यहाँ पे जो चीज है ना वो इन तीनों चीजों में एक हेल्दी टेंशन होती है, एंड यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस कि इस हद तक मुझे, दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू डिफाइन ए क्वालिटी बार, कि क्वालिटी बार क्या है जिसको जो विच इज सेटिस्फाइबल। वंस यू रीच दैट बार, उससे ज्यादा आप आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? एट द सेम टाइम आप टाइम और कॉस्ट को भी मद्देनजर रखें। आपका कंपेटिटर है, उसने जल्दी सॉफ्टवेयर बना के बाहर ऐप निकाल के बाहर निकाल दी, आप जो है वो आप पीछे रह गए, तो वो भी आप नहीं कर सकती। तो बाज दफा आपको बहुत हार्ड डिसीजंस मेक करने पड़ते हैं, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है टू गेट एटलीस्ट द प्रोडक्ट आउट। दैट इज वेयर द स्ट्रेटेजी ऑफ योर प्रोडक्ट कम्स इनटू प्ले, ठीक है ना? और उसमें कॉस्ट और जो टाइम है, दोनों चीजों की आई थिंक दे आर इंपॉर्टेंट। सो लुक एट इट एज अ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल को आप चाहें तो आप जैसे भी चाहें, को एक एक एज को थोड़ा सा कम कर सकती हैं, एक को ज्यादा कर सकती हैं, यू कैन प्ले अराउंड विद इट। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू शुड बी, एवरीबडी इन द टीम शुड बी ऑन द सेम पेज। अगर आप क्वालिटी पे ऑप्टिमाइज कर रही हैं, कोई और जो है वो टाइम पे ऑप्टिमाइज कर रहा है, लेकिन यू डोंट एग्री, ये एक गलत जगह है, यहाँ पे मसले शुरू होते हैं। और बाय द वे ये बहुत होता है, बहुत कॉमन है। तो इसको अवॉइड करना है, सबको एक पेज पे लेके आना है। इवन इफ यू डिसएग्री, यू शुड कमिट टू इट एंड एग्री कि भाई सही है, मैं फुली एग्री नहीं करती इससे, लेकिन क्योंकि हम एज अ ग्रुप काम कर रहे हैं तो दिस इज द डिसीजन, तो मैं इस डिसीजन पे जाऊंगी। तो ये तो आई होप कि दैट हेल्प्स। दूसरा, आपने जो स्केल डेटाबेसेस की बात की, ओपन
ओपन सोर्स वर्सेस क्लोज सोर्स, प्लीज मुझे एक दफा दोबारा, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि आपके पास जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी जो जी डेटाबेस जी, है वो बहुत हाँ ह्यूज डेटाबेस है, बट दे आर ठीक है, नॉट सही है। प्रोवाइडिंग डेटा टू यू कि आप इसको अच्छा, लेके काम करें। यू हैव पब्लिक डेटाबेसेस जिसके ऊपर आपने काम करना है, बट दे आर नॉट अच्छा, एज मच ह्यूज जितनी उनकी डेटाबेस है, और उसके हम्म, डेमोग्राफिक्स भी डिफरेंट है। सो आपने अच्छा, क्या करना है, आपने आपका फोकस स्केलेबिलिटी पे है। सो ठीक 2 लाख वाला डाटा 10 लाख लोगों मतलब या 10 करोड़ लोगों पे किस तरह से फिट हाँ, बैठेगा? आई सी, दैट आई सी, दैट इज द पॉइंट। समझ गया। अच्छा देखिए, उस केस में जो है ना वो ये है कि आप, पहली बात तो ये कि जो भी आपका ओपन सोर्स डेटाबेस भी अगर है मिसाल के तौर पर, तो आप उसको, उसकी कुछ लिमिट्स होंगी, ठीक है ना, तो उसको आप एटलीस्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी मतलब क्या जो मैक्सिमम लिमिट्स हैं वो क्या हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी आ जाती है कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको सिंथेटिक डेटा बोलते हैं। सिंथेटिक डेटा का मतलब ये है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास सारा कस्टमर का डेटा हो, आप अपना डेटा खुद भी बना सकती हैं, ठीक है ना। तो अगर मिसाल के तौर पर आपके पास जो ओपन सोर्स डेटाबेस है उसमें स्टोरेज का मसला नहीं है, तो आप ये भी कर सकती हैं कि आप अपना सिंथेटिक डेटा डालें, 2 लाख से 10 लाख पे ले जाएं और फिर टेस्टिंग कर लें, वो सब पॉसिबल है, राइट। लेकिन लेट्स से कि अच्छा, अगर आप ये कहती हैं कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, इसका स्टोरेज भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ 2 लाख से ज्यादा मैं डाल ही नहीं सकती, अब मैं कैसे टेस्ट करूं? तो वाकई ये एक मुश्किल मुश्किल एक क्वेश्चन है कि कैसे हम करें। मैं सिर्फ आपके साथ ब्रेनस्टॉर्म कर सकता हूँ उस पर। मतलब एक चीज आप ये कर सकती हैं कि आप अपना, जैसे मैंने कहा कि ये चेक करें कि अगर मिसाल के तौर पर एट एट द अगर लेट्स से मैक्सिमम सिस्टम 2 लाख लोग अकोमोडेट कर सकता है, इससे ज्यादा स्टोरेज है ही नहीं आपके पास, तो आप उस मैक्सिमम उसके ऊपर जो है उस एटलीस्ट जो एक कहना चाहिए कि चला के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी करें, रीड राइट अपडेट्स, ऑल ऑल ऑफ दोस CRUD ऑपरेशंस जिसको बोलते हैं, वो सारे परफॉर्म करके देखें एंड सी के एटलीस्ट आपकी क्या वो बनती है, एक कहना चाहिए प्रोफाइल क्या बनता है परफॉर्मेंस का और बाकी चीजों का। फिर आप क्या करें कि आप 2 लाख के बजाय 20,000 पे करके देखें और फिर देखें डिफरेंस क्या बनता है, और फिर मे बी 200 पे करके देखें और फिर देखें डिफरेंस क्या बनता है। तो एटलीस्ट ये कि आपका जो जो पैरामीटर्स है उसमें आपको एक प्रोफाइल मिल जाएगा कि अच्छा जब ये 200 से 2,000, 20,000, 2 लाख पे जाता है तो सिस्टम कैसे डिफरेंटली रिएक्ट करता है। तो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोफाइल है सिस्टम का वो थोड़ा सा मजीद क्लियर हो जाएगा। दैट इज ऑल यू कैन डू। लेकिन वाकई इसको अगर आपने मजीद वो टेस्ट करना है तो फिर उसका तो मतलब यही तरीका हो सकता है कि मतलब आपको यू नीड मोर रिसोर्सेज, मे बी यू नीड मोर हायर स्टोरेज, या फिर ये है कि आप किसी और ऐसा ओपन सोर्स सिस्टम को ढूंढें जिसमें आप ये टेस्टिंग कर सकें। तो आई होप दैट दैट हेल्प्स। इट रियली हेल्प्स। द थिंग इज दैट आपने सिंथेटिक डाटा की बात की, सिंथेटिक डाटा वुड नॉट बी रियलिस्टिक वन, एक ये अच्छा, चीज। और जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाती है, जहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ हम्म, और जहाँ पे मैं ट्रेन कर रही हूँ, तो हम्म, ड्रास्टिकली हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डाउनग्रेड हो जाती है ओवर दैट डाटा। अच्छा, तो अच्छा, स्केलेबिलिटी तो छोड़ें, वो परफॉर्मेंस ही उसकी अच्छी नहीं होगी। सो हम्म। ये चीज़ किस तरह से कैटर होंगी? मतलब मैं सिंथेटिक डाटा की तरफ भी नहीं जा सकती। और मुझे ये नहीं समझ आया आपने ये क्यों कहा कि सिंथेटिक डेटा जो है वो क्योंकि यूजुअली सिंथेटिक डेटा इज इज प्रीटी मच सेम डेटा, देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन डेटा एंड सिंथेटिक डेटा। मतलब आप मैं आपको सिंथेटिक, जी मैं हाँ आपको एक ना सिनेरियो देती हूँ। फॉर एग्जांपल जी, नादरा है, नादरा के पास ठीक है, 21 करोड़ आवाम का डाटा है, उनके फेसेस ठीक है, हैं। ठीक है, और मेरे पास जो पब्लिकली अवेलेबल डाटा सेट है उसके अंदर मेरे पास 10 मिलियन पीपल्स के फेसेस हैं, बट दे आर ऑल सेलिब्रिटीज और समथिंग लाइक दैट। हाँ, ठीक है, अब मुझे सिस्टम मैंने बनाया उसके सेलिब्रिटीज के डाटा पे, और जो मैं सिंथेटिक डाटा बना रही हूँ वो सिंथेटिक डाटा इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट सेलिब्रिटी डाटा। ठीक है, अब जब मैंने सिस्टम इस डाटा पे बनाया एंड देन आई एम परफॉर्मिंग टेस्टिंग ऑन दैट नादरा वाला डाटा, तो हम्म। उससे क्या होगा कि हमारे जो एल्गोरिदम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली डाउनग्रेड होगी। नहीं, स्केलेबल एक तो सेकेंड, लेट मी स्टॉप यू देयर। व्हाई डू यू थिंक दैट इज द केस? क्योंकि एक इमेज तो एक इमेज है, नहीं। अनलेस एंड अनटिल कि आप ये कह रही हैं कि जो इमेजेस आपके पास हैं क्योंकि वो कैश हो जाते हैं क्योंकि दे आर सेम इमेजेस,
तो इस वजह से जो है वो डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वुड द रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट. सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी. जी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको. रिजल्ट्स डिफरेंट नहीं होंगे. रिजल्ट्स ड्रास्टिकली डाउनग्रेड होते हैं जब हमारे पास एक इमेज की नेचर दूसरी इमेज की नेचर से चेंज होती है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं एक HD कैमरा से पिक्चर्स ले रही हूँ और अपने मॉडल को उस पर ट्रेन कर रही हूँ एंड देन आई एम टेस्टिंग राइट. ऑन पिक्चर्स जो कि मोबाइल कैमरा से, वो भी बड़ी लो क्वालिटी के कैमरा से ली गई हैं, तो वहां अच्छा, पे तो क्या आप नहीं, आई गेट दैट पॉइंट, लेकिन दैट कैन बी कवर्ड थ्रू सिंथेटिक डेटा टू. आप अपनी जो है वो सिंथेटिक. सॉरी. मैं इस चीज को भी एड्रेस करती हूँ. सिंथेटिक डेटा जो है वो डिपेंडेंट होगा उस डेटा पे जो मेरे पास पब्लिकली अवेलेबल है. सिंथेटिकली जनरेटेड एग्जांपल्स उस डेटाबेस से रिलेट नहीं कर रही होंगी जो जिस पे मैंने टेस्टिंग करनी है, क्योंकि वो तो देखिए, डेटा ही मेरे पास अवेलेबल नहीं है. नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उस डेटा की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, अगर वो ड्रास्टिकली डिफरेंट है तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो इस केस में कैसे ड्रास्टिकली डिफरेंट है. क्योंकि देखिए, आप HD जो पिक्चर्स हैं वो सिंथेटिक डेटा से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना. और आप एक और काम भी कर सकती हैं कि आप एक्चुअली यू टेक द पिक्चर्स एंड यू कैन डू सम मॉडिफिकेशन, slight modification on those pictures, and that can actually diversify your overall database as well. ठीक है ना. तो but there are ways to solve that problem by synthetic data. I really don't. What I can understand is कि कुछ ऐसे use cases होते हैं जैसे, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, जहां पे deadlocks create होते हैं. और वो डेडलॉक्स उस वक्त क्रिएट होते हैं जिस वक्त सिस्टम पे लोड बहुत ज्यादा बेतहाशा लोड आ जाता है. यूजुअली दैट इज वेयर रीड राइट्स और अपडेट्स के अंदर जो है वो कंटेंशन क्रिएट होती है, एंड दैट क्रिएट्स दोज डेडलॉक्स. लेकिन आपका जो केस है इसमें इतना मसला नहीं होना चाहिए. आई डोंट नो व्हाई यू आर रनिंग इनटू दिस. मे बी देयर आर समथिंग व्हिच आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. लेकिन मैं सिर्फ ये बात इतना जरूर बोलूंगा आपको कि आप थोड़ा सा सिंथेटिक डेटा को इतना वो मत दें. ये मत सोचें कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इट कैन एक्चुअली वर्क ऑलमोस्ट एज गुड एज रियल टाइम डेटा, एज लॉन्ग एज के जो डेटा टाइप्स हैं दे आर सिमिलर. अगर आप ये कह रही हैं कि डेटा टाइप्स डिफरेंट हैं तो देन आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट. लेकिन अगर डेटा टाइप सेम है तो आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग व्हाट वुड बी द डिफरेंस देयर. मे बी आई एम मिसिंग समथिंग. सो यू डू थिंक कि जो सिंथेटिक डेटा होगा उसके फीचर्स डिफरेंट होंगे फ्रॉम जो डेटा जिससे हमने वो सिंथेटिक डेटा जनरेट किया है? बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए. I would be very surprised. Again, I have not seen any papers on this, so maybe you are right. मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कह रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ये सोच रहा हूँ कि क्योंकि देखिए मैंने भी 2-3 तरह के डेटा आप इस्तेमाल करते हैं. नंबर 1, आप प्रोडक्शन डेटा लेते हैं, आप उसको एनोनिमाइज करते हैं और आप उसको अपने सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं. एक तो ये होता है. देखिए, उस पे PII पॉलिसीज जो होती हैं, प्राइवेसी वगैरह की जो पॉलिसीज होती हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं. वो बहुत अवेलेबल नहीं होता, यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं होता. तो फिर लोग क्या करते हैं, 2 तरह और चीजें करते हैं. एक ये होता है कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी जो वो है, क्या कहना चाहिए, कि जो लाइफ साइट डेटा आ रहा है उसको फोर्क करें. एंड बेसिकली जो लाइफ साइट डेटा है वो लाइव सर्वर्स को जाए, लेकिन साथ किसी टेस्ट सर्वर्स को भी चला जाए. लेकिन अगेन उसमें भी PII का मसला आता है. तीसरी चीज लोग ये करते हैं कि वो दे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोफाइल ऑफ द डेटा जो कि प्रोडक्शन में है, और फिर वो उस पे दे क्रिएट स्क्रिप्ट्स टू जनरेट सिंथेटिक डेटा. ठीक है, तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री. और यूजुअली जो है वो बहुत सारी जगहों पे ये किया जाता है जहां पे PII डेटा इस्तेमाल नहीं हो सकता. जहां पे हो सकता है दे डू ट्राई टू गो विद दैट. आई कैन टेल यू के फॉर एग्जांपल गूगल के अंदर जो है, जो सबसे जो उनका एक कहना चाहिए फ्लैगशिप डेटाबेस है, उसका नाम है स्पैनर. स्पैनर बेसिकली इट्स ए highly available and reliable system, 5 nines of reliability and all of that. And वो सिस्टम जो है उसकी जो टेस्टिंग थी वो मेरी टीम करती थी. ठीक है, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और हम जिस तरह से करते थे वो यही होता था कि बेसिकली वी वुड क्रिएट अ होल बंच ऑफ डेटा. इसका हमने एक नाम भी रखा हुआ था, रैंडम डेटा जनरेशन, RDG.
और उसके बाद फिर वो रैंडम डेटा करके उसके बाद जो क्वेरीज हम उस पर वो करते थे वो भी हमने रैंडम की हुई थी, तो रैंडम क्वेरीज चलती थी उसके ऊपर। तो पूरा सिस्टम जो था ऑटोमेटेड था, खुद पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता था। लेकिन कहने का मकसद ये कि इट वाज नॉट यूजिंग प्रोडक्शन सिस्टम इट डेटा, इट वाज नॉट यूजिंग प्रोडक्शन डेटा, इट वाज जस्ट यूजिंग द सेम टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, ठीक है ना। तो और बेसिकली स्पैनर वर्क्स अमेजिंगली वेल, स्पैनर की जो परफॉर्मेंस है इज सेकंड टू नन। तो मेरे कहने का मकसद ये इंडस्ट्री में ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। आपका यूज केस अगर ज्यादा कुछ वो है, मैं आई एम हैप्पी टू लुक एट इट ऑफलाइन, बट दीज आर सम ऑफ द थॉट्स, एटलीस्ट मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग जो है उसके मुताबिक। तो ये सारी बातें थी थैंक जो मैं यू शेयर करना थैंक यू चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। अच्छा, नेक्स्ट आई थिंक फसी। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू आस्क द क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन स्केलेबल सिस्टम से रिलेटेड है। आज जो है आपने बहुत ज़्यादा इसके पे बात की कि रिकॉर्डस टेस्टिंग होती है और इंजीनियर्स प्रोडक्टिविटी किस तरीके से एफिशिएंट कोड प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितनी ज़्यादा उसके ऊपर टेस्टिंग होती है और उसको चेकिंग एंड बैलेंस रखने के लिए। So, sir, sitting here in Pakistan, it's all sounds like fairy tales because हमारे यहाँ पे आपको पता होगा कि इतनी ज़्यादा मैच्योर सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री नहीं है और इतने स्केलेबल सिस्टम्स हमारे यहाँ पे बनते ही नहीं है जितने स्केलेबल सिस्टम्स लाइक गूगल के होते हैं या माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं। तो यहाँ पे इवन इंजीनियर्स जो कि अपने 5 to 10 years प्रैक्टिस भी कर चुके होते हैं, उनके पास वो प्रॉब्लम स्केलेबिलिटी की आती ही नहीं है जो कि गूगल के अंदर फर्स्ट मंथ में हो सकता है किसी को रिसीव हो। तो सर सही, इस बिल्कुल। सिनेरियो के अंदर हम अपने आप को एज अ स्टूडेंट, मैं अभी मेरा बीएस कंप्लीट हुआ है, सो एज अ ठीक है। स्टूडेंट जिस या फिर इंटर्न इन मैनी कंपनीज, हम किस तरीके से अपने आप को अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं उन बड़े सिस्टम्स के लिए, उस बड़े सिस्टम डिजाइन के ऊपर, क्योंकि हमारे पास एक्सेस ही नहीं है। बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं आपको ये बोलूंगा कि देखें, अगर आप मेरी कल्चर वाली स्लाइड पे देखें ना, आई थिंक कि आपको पहली बात तो ये है कि देखें वो प्रॉब्लम सॉल्व करना की इतनी जरूरत नहीं है जो कि मार्केट में जिसकी वैल्यू नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे जॉब कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, मिसाल दे रहा हूं मैं, और वहां पे स्केलेबिलिटी इज नॉट ए प्रॉब्लम, तो आप स्केलेबिलिटी पे फोकस मत करें। आपको कोई ज्यादा उस पर फोकस करने की, फोकस उस चीज पे करें जो कि वाकई वैल्यू क्रिएट कर रही है, ठीक है ना। लेकिन मसला जो है वो ये आ जाता है कि बाज दफा जब आपको कुछ चीजों का पता ही नहीं होता तो आप कभी भी उस बारे में सोचते नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको एक चीज का पता होता है और उसके बाद आप एक डिसीजन लें कि आपने उस पर फोकस नहीं करना, तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन कहलाता है, राइट। उसमें ये होता है कि आपको मालूम है कि आपने जो है वो ये चीज, ये है स्केलेबिलिटी, एक चीज होती है, लेकिन हमें हमारे सिस्टम में जरूरत नहीं है स्केलेबिलिटी। तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो मैं दो बातें बोलूंगा। वो ये कि एक तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए कि यार ये हम कहाँ जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा टाइम होगा कि ये 200 यूजर से बढ़ के 20 करोड़ यूजर तक इसको हमें सिस्टम को वो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एटलीस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा रीफैक्टरिंग का। यार जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन से एक इतना स्केलेबल सिस्टम बनाएं जिसकी जरूरत ही कोई नहीं है। ऐसा करने की जरूरत, आप पहला वर्जन बनाएं जो कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम करे, फिर आप रीफैक्टर कर सकते हैं। यू कैन मेक द, पूरी दुनिया इस तरह से काम करती है। कुछ स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, वो ये तो नहीं करती कि वो कोई इतने बड़े बड़े सिस्टम बनाती हैं जिस तरह से गूगल और कोई, वो अगर वो बनाना शुरू कर दे तो वो तो उनका दो दिन के अंदर जो है वो दे कुड नॉट सर्वाइव। तो इसलिए इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट टू मच। लेकिन आपको पता, ये चीजें पता होनी चाहिए। एटलीस्ट ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट है इनका आपको आइडिया होना चाहिए। लास्ट चीज मैं ये कहूंगा कि देखें, मैंने जो कल्चर की बात की ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की, कुछ ऐसी है इनमें से जिसमें स्केल की जरूरत नहीं है। ये मतलब कॉमन प्रैक्टिस, कोड रिव्यू फॉर एग्जांपल, बहुत कॉमन चीज है। अच्छा मैं आपको बताऊं, हर जगह पे नहीं होता।
मैंने अभी जेनेंटेक ज्वाइन की है, जेनेंटेक में नहीं कोई कोड रिव्यू करता, पर बेसिक सी चीज है, राइट? आपको अब लगेगा कि शायद अमेरिका में हर कंपनी करती है, नहीं, ऐसा नहीं। हर जगह पे मसले हैं, हर जगह पे जो है वो इम्परफेक्शंस हैं। तो इस वजह से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह की कुछ चीजें नहीं होती तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे अमेरिका में भी नहीं होती, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। चीज ये है कि आपको सिस्टम का पता होना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पता होना चाहिए, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। और ओवरऑल जो है वो जहां पे कोई चीज आपको लगे कि इसकी वैल्यू है तो उसको उसको आप जो है वो अप्लाई करें, और जहां पे नहीं है वहां पे ना करें। बेसिकली यू डोंट हैव टू ऑल द टाइम थिंक अबाउट एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइक स्केलेबिलिटी। लेकिन ये जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं और मैंने जो कल्चर की बात की उस पर जरूर फोकस करें, क्योंकि वो छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो, छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो, ये इनमें से बहुत सारी चीजें जो है अप्लाई होती हैं ऑन ऑन एवरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, इफ दैट मेक्स सेंस। यस सर, दैट मेक सेंस, बट हमें तो फैंग कंपनीज के लिए अपने आप को ट्रेन करना है ना, लाइक हमें सिर्फ पाकिस्तानी और इतने छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए नहीं काम ओके, करना। सो उसके लिए सही है। हमें अगर प्रैक्टिस करनी है तो क्या हम लोग मेथडोलॉजी यूज कर सकते हैं कि हम अपने आप को ट्रेन कर सकें थोड़े से उन इंजीनियर्स के साथ कि जो कि स्केलेबिलिटी को बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं? यार देखिए, आई वुड से कि दो तीन बातें आप कर सकते हैं। एक तो ये कि देखिए गिटहब पे जो है वो ओपन सोर्स कम्युनिटी बड़ी मतलब ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। यू कैन ऑलवेज फिगर आउट कि अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसमें स्केल का एस्पेक्ट है, तो आप यू कैन कंट्रीब्यूट, यू कैन बिकम अ कंट्रीब्यूटर। ठीक है, ये एक तो ये बात हो गई, तो दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। दूसरी चीज ये है कि जो कंपनीज हैं, सारी कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं, यूजुअली उनकी कोई इंजीनियरिंग ब्लॉग होती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, नेटफ्लिक्स की एक इंजीनियरिंग ब्लॉग है जिसमें जो वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स, वो दे मेक देम पब्लिक। तो उसमें स्केलेबिलिटी के ऊपर भी उनकी आपको जो है वो ब्लॉग्स मिलेंगी और आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि स्पेसिफिकली स्केल के इश्यूज सॉल्व कर रही हैं। तो जो है वो यू कैन ऑलवेज गो टू देम एंड एक्चुअली लर्न फ्रॉम दैट, दैट्स अ सेकंड सोर्स। अगर आप और ज्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आई विल से कि यार बड़े जो है वो इस एरिया में बड़े सारे पेपर पब्लिश होते हैं। मैं कोई ट्रैक नहीं रखता पेपर्स का बहुत ज्यादा, लेकिन ये जरूर है कि मुझे मालूम है कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर राइटिंग गुड पेपर्स, और बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जो कि ऑलरेडी पहले लिखे जा चुके हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप कुछ जो ऑनलाइन कोर्सेज, MIT, हार्वर्ड, USC, बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन फ्री कोर्सेज ऑफर करती है। तो अगर आप उस पे जाके देखें, तो फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की एक क्लास होती है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की क्लास में दे एक्चुअली गो थ्रू ऑल द स्केलेबिलिटी इश्यूज एंड ऑल दीज थिंग्स। बहुत डीप आपको जो है वो पर्सपेक्टिव मिल सकता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो ये भी एक एस्पेक्ट है सीखने का। इनफैक्ट आई ट्राई टू डू दैट व्हेनेवर आई हैव एन अपॉर्चुनिटी। मैं जाके जो है वो जहाँ पे भी कोई कोई फ्री या इवन पैसे भी देने पड़े तो कोई इस तरह की ऑप्शन मिल जाए तो आई ट्राई टू डू दैट। ये बड़ा अच्छा, अब तो लर्निंग ऑनलाइन हो गई है और बहुत सारी चीजें फ्री हैं। तो ये अब ये कुछ चीजें हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने गिटलैब का गिटहब का बताया, मैंने आपको जो है वो ब्लॉग्स का बताया, मैंने आपको कोर्सेज का बताया। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और आई थिंक देयर माइट बी सम अदर अपॉर्चुनिटीज टू, मगर ये दीज आर द थ्री व्हिच कम टू माइंड राइट नाउ। थैंक यू सो मच सर। एब्सोल्युटली। थैंक और यू कोई सर इमरान। आई एम डॉक्टर रिजवान, तो मैं यहाँ बे एरिया में ही होता हूँ, और अच्छा, मैं और डॉक्टर जफर और कपल ऑफ अदर इंजीनियर्स हम ये प्लेटफॉर्म मैनेज करते हैं आई कोड गुरु। और आज आपने बड़ी एक एनलाइटनिंग टॉक दी सैटरडे मॉर्निंग। थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम। और आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स का कितना इंटरेस्ट है, माशाल्लाह स्टूडेंट्स इतना इंटरेक्ट कर रहे हैं, और दे रियली उन्होंने आपकी टॉक को पसंद भी किया और उन्होंने इसको कंप्रीहेंड भी किया। तो थैंक यू वेरी मच। और आपने जो जो अपनी पर्सनल चीजें शेयर की, मतलब नॉट मेनी पीपल शेयर दैट, कि किस तरह आपने
हाउ यू वेंट थ्रू दिस स्ट्रगल। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, हमारे जो जनरली स्टूडेंट्स हैं ना सर, ये तकरीबन इसी बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि हमारे पास जो जो इस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स हैं वो मिड या लो टियर यूनिवर्सिटी से होते हैं। अगर आप सही इनके मैट्रिक के मार्क्स देखें तो ये 900 में, मेरा नहीं ख्याल इनमें से ज़्यादातर होंगे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में जा रहे होते हैं। तो इट्स सही अ गुड मोटिवेशन फॉर देम। और आपका भी सफ़र सुन के हमें वी फील प्राउड ऑफ यू कि आप मतलब कम पाकिस्तानी हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं जो टॉप पोजीशंस पे हैं आप माशाल्लाह, जेनेटेक में और गूगल में यू हैव बीन एट टॉप पोजीशंस। तो इट्स वेरी गुड टू नो यू और थैंक्स फॉर योर टाइम। थोड़ा सा अगर आप स्टूडेंट्स को बता सकें कि हाउ यू, क्योंकि हम कोशिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स को कि वो यूएस आए, क्योंकि हम यूएस जी बेस्ड जी हैं इसलिए हमारा फोकस ये होता है, और हम इनको बताते भी हैं कि एजुकेशन सिस्टम यूएस का रिलेटिव टू अदर, क्योंकि मैंने खुद जी यूरोप से पीएचडी की, डॉक्टर जफर ने भी यूरोप से की। वी टेल देम कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इज बेटर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सब कुछ देयर इज, वी हैव। तो हम फोकस यूएस पे करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स को बता सके आप किस तरह आए, हाउ यू केम टू यूएस, जी दैट जी वुड बी बिल्कुल। वेरी हेल्पफुल फॉर दीज स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी शुक्रिया मच सर डॉक्टर अगेन। डॉक्टर रिजवान, बिल्कुल थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी एज वेल कि मैं बात कर सकूं आप सब लोगों से। तो देखिए मेरी जो जर्नी थी वो ये कि आई विल से अ कपल ऑफ थिंग्स। सो मेरा जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से है कि मेरे फादर पाकिस्तान एयरफोर्स में थे। तो ये था कि कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही कोई मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक था। ऐसा भी नहीं था कि हर वक्त खाने के पड़ी मसला रहे, लेकिन ये भी नहीं था कि कोई बहुत बहुत जो है वो बैंक अकाउंट भरे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो दोनों जो अपॉर्चुनिटीज थी जीकी की और यूएस आने की, वो बड़ी मुश्किल थी। दे वर नॉट इजी फाइनेंशियली। तो जो लेकिन ये भी था कि मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। मैं आई वुड से कि आई वुड सॉर्ट ऑफ से कि समवेयर ऑन द एवरेज साइड। तो लेकिन ये था कि एक चीज जरूर थी कि मैंने हमेशा ये सोचा कि जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं मैं ट्राई जरूर करूं। और मेरी जो जर्नी थी वो काफी सारी फेलियर्स हैं जिससे स्टार्ट हुई। जैसे मैंने एक बताया मैट्रिक का, जिस वक्त मैंने उसके बाद जो है वो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़ा एक एक फ्लिप स्विच होता है और उसके बाद वो फौरन ही सारी चीजें उनकी बड़ी सही हो जाती हैं। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत स्लो एंड स्लोली चीजें जो थी वो बेहतरी की तरफ गई। तो मैंने एक्चुअली पाकिस्तान से एफएससी की, सॉरी रियाद से एफएससी की, और फिर वापस मेरे फादर की उस वक्त पोस्टिंग वहां पे थी तो इसलिए रियाद से फिर वापस आ गया। उसके बाद फिर मैंने जो है मुझे एडमिशन कहीं नहीं मिला, तो मैंने बीएससी की पाकिस्तान से डबल मैथ फिजिक्स के अंदर। फिर उससे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि मुझे काफी जो सॉर्ट ऑफ साइंस का बैकग्राउंड था, मैथ का और कहना चाहिए कि प्राइमरीली मैथ का और एक्चुअली फिजिक्स का भी, वो काफी स्ट्रांग हो गया, अच्छा हो गया। तो फिर आई बिकेम अ लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट। मैंने और जगहों पे अप्लाई किया। तो ये था कि आई वाज लकी कि एक्चुअली जीकी में भी मेरा पहली दफा मैंने ट्राई किया तो मेरा रिटन टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू में मैं फेल हो गया। तो लेकिन ये था कि सेकंड टाइम ट्राई किया तो मेरा हो गया वहां पे। तो इट वाज अ लिटिल बिट हार्ड एट दैट टाइम, क्योंकि उस वक्त भी महंगा था जीकी, लेकिन खैर कुछ कर कर आके मामला हुआ। फिर ये था कि आई स्टिल केप्ट के यार मुझे जो है आई आई हैव टू डू समथिंग मोर। तो एक जज्बा जरूर था। तो मैंने पाकिस्तान में जॉब की, कुछ पैसे जमा किए, उससे मैंने अप्लाई किया। मेरा कुछ जगहों पे हो गया। यूएससी वाज एक्चुअली अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और तो पहला सेमेस्टर खास तौर पे जो था वो बड़ा मुश्किल था। तो खैर मेरे फादर ने इट्स सॉरी मैं आई एम फीलिंग अ लिटिल इमोशनल हियर, इट वाज हार्ड फॉर देम। तो उन्होंने एक गाड़ी बेची एंड दे सेड कि भाई इतना है कि हम एक दो सेमेस्टर तुम्हारे मैनेज कर सकते हैं, आगे यू विल हैव टू फिगर आउट योरसेल्फ। तो लकीली ये हुआ कि फिर मुझे यहाँ पे जो थी वो यूएससी के अंदर ही जो थी वो कैंपस के ऊपर जो है वो जॉब वगैरह मिल गई। तो रहने सहने का सारा खर्चा जो था वो मैंने उससे पूरा किया। फिर मुझे माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप मिल गई। उससे जो है वो ये हुआ कि मुझे थोड़ा सा जो एक तरह से कहना चाहिए कि आई गॉट अ ब्रेक। थोड़े से पैसे वैसे भी जो थे वो जमा हुए। लेकिन फिर ये था कि कुछ मैंने जो है वो फिर लोन लिया। लोन से मैंने क्रेडिट कार्ड लोन से जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट की यूएससी में। और फिर मुझे
जो है वो फुल टाइम जॉब भी माइक्रोसॉफ्ट में मिल गई। तो उसके बाद फिर मैंने जब ज्वाइन कर लिया तो फिर आई पेड ऑफ माई डेट। तो मतलब ये कि इट वाज नॉट एन इजी राइड डेफिनेटली। और मैं जो बच्चे अब आप लोग जैसे हैं, आप लोग आना चाहते हैं यार, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मुश्किल जरूर होगा, लेकिन ये है कि आ सकते हैं। देयर आर अदर अदर प्लेसेस एज वेल बिसाइड्स यूएस, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। यूएस में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं खैर यूएस ही गया, लेकिन कुछ और यूनिवर्सिटीज थी जो कि मुझे देवर ऑफरिंग मी टीएशिप और रिसर्च असिस्टेंटशिप, जिसमें सारा कुछ कवर हो रहा था, लेकिन वो जो देवर रैंक लोअर, तो मैं उधर नहीं गया। मैं जो बेस्ट उस वक्त, यूएससी वाज रैंक्ड, आई थिंक इट वाज रैंक्ड नंबर 13 और समथिंग इन कंप्यूटर साइंस। तो आई फेल्ट कि यार ये ज्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी, इसलिए मैं उधर चला गया। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आपको लगे कि आप नहीं, बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उस केस में भी अप्लाई जरूर करें। कुछ नहीं पता होता, बाज़ दफा जो है वो फंडिंग मिल जाती है, यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर देती हैं, किसी तरह से लोग सपोर्ट कर देते हैं। तो अपने एम्स जो है उनको हाई रखें और ट्राई जरूर करें। और अगर फेलियर्स भी होते हैं तो देखें, कितने फेलियर होंगे, ठीक है ना, इस तरह से सोचें। एक होगा, दो होगा, पांच होंगे, कभी ना कभी आपको सक्सेस भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो एक पॉजिटिव आउटलुक रखना भी जरूरी है, हार्ड वर्क भी करना जरूरी है, और आगे अल्लाह बेहतर करे। इट्स आई नो कि एक सारी बातें कहना बहुत आसान है, लेकिन इट्स नॉट इजी। तो मैं ऑल आई कैन से कि आप सब लोग, आई विश एंड आई प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। आपने थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पर्सनल जर्नी। और हम यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं इनको अप्लाई करने के लिए, बाहर एडमिशन्स के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए। इसमें हम लोग जी आईलेट्स और जीआरई के ट्रैक्स हैं जिनमें इनको तैयारी करवाते हैं। फिर इनके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू होते हैं, इनका ओवरऑल प्रोफाइल इंप्रूव होता है। और माशाल्लाह, हम जिस तरह आप बता रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं अभी अभी इस साल भी आ रहे हैं, एंड जनरली दे गेट जो आपको स्कॉलरशिप या फंडिंग, टीएशिप, आरशिप इनको मिल जाती है। तो चूंकि दे आर फ्रॉम जबरदस्त। नॉट वेरी गुड मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड बैकग्राउंड्स, तो इन लोगों को ये जरूरत होती है कि जब ये यहाँ पर आए तो इनको इनके पास फंडिंग अवेलेबल हो। तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स आए, हर साल अराउंड 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इस साल हम एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो मतलब ऑल ऑफ देम आर कमिंग ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, एमएस और पीएचडी के लिए। सो या आप सही कह रहे हैं, दैट्स अ गुड गुड ट्रैक। लेकिन इट इज ट्रू कि वो टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं जाते, क्योंकि टॉप राइट। यूनिवर्सिटीज आर वेरी कम्पिटिटिव, राइट। वहाँ पे जो मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया इज वेरी वेल नोन, राइट। इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ही इतनी मुश्किल होता है, तो it's hard to get any funding from these universities. So thank you sir for your जी guidance to our students and this much of time. तो काफी ज्यादा नहीं नहीं, टाइम हो गया। बिल्कुल अगर किसी स्टूडेंट का लास्ट क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो बिल्कुल। सर ने ऑलरेडी। डॉक्टर इस्माइल, मैं इसमें एक बात, सॉरी अगर मैं और ऐड कर दूं, आपने बड़ा अच्छी बात बोली। देखिए, ये भी बात दफा आप लोग सोच सकते हैं कि आप बेशक जो है वो किसी अगर सेकंड टियर यूनिवर्सिटी में भी आ रहे हैं जो कि टॉप यूनिवर्सिटी नहीं है, इट्स ओके, आप स्टार्ट तो करें, उसके बाद ट्रांसफर्स हो जाते हैं। मैं आई नो पीपल हु हैव डन दैट। वो यहाँ पे आए, उन्होंने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया जो कि उनकी टॉप प्रायोरिटी भी नहीं थी या टॉप रैंकिंग भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने जो है वो अपनी जो है वो ट्रांसफर करा लिया, क्योंकि दे वर डूइंग वेल, अदर यूनिवर्सिटीज ऑफर्ड देम अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक वन स्टेप एट अ टाइम, और बस आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और अगर नाकामी भी हो किसी चीज में तो उस पर घबराना नहीं है और कीप ट्राइंग। जी बताइए बात। आई हैव अ क्वेश्चन सर कि बेस्ट वे कौन सा है जिससे जो आपके लिए वर्क किया है टू शो केस योर स्किल्स, जैसे आपने यहाँ पे बेस्ट टेस्ट खत्म किया जीकी से, तो जी जी अपनी स्किल्स को आपने शोकेस कैसे किया कि आप यूएससी में गए, फिर यूएससी से आप माइक्रोसॉफ्ट में गए? एक्चुअली जी। वो पैटर्न क्या था आपकी स्किल्स को शोकेस करने का, या ड्यूरिंग देखिए इंटरव्यू आप किस रिस्पॉन्ड करते थे? देखिए दो तीन चीजें। एक तो ये कि स्टेप्स अगर आप देखें मेरी मेरी जर्नी के, तो मैंने जीकी से जब मैं था तो मैंने इंटर्नशिप एक की, क्रेस्ट सॉफ्ट एक कंपनी होती थी उस जमाने में, उसमें मैंने इंटर्नशिप की। और इतना काम किया कि मेरा एक हाथ जो था, कार्पोरेट टनल एक होती है चीज जिसमें आपका हाथ जो है वो जाता।
तो वो मसला हो गया। आई वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट इंटर्नशिप, लेकिन वो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। तो एक स्टेप था, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं किसी एक अच्छी कंपनी में, बड़ी कंपनी में, या अच्छी बड़ी से मुराद मेरी है कि जहाँ पे आपको सीखने का मौका मिले, तो उधर काम कर सकता हूँ और आई कैन कंट्रीब्यूट। तो इसमें एक तो ये बात है। फिर जीकी से जब मैं ग्रेजुएट हुआ, तो मैंने जो है वो एक पाकिस्तान में उस जमाने में एक वो होती थी, एक बुकलेट आती थी, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड ने निकाली थी, जिसमें सारी कंपनीज के नाम होते थे जो कि सॉफ्टवेयर बना रही होती। तो मैंने क्या किया, मैं कराची बेस्ड था, तो मैंने कराची में जितनी टीम, हम 2-3 दोस्त थे, उन्होंने बहुत सारे प्रिंट आउट लिए सीवीज के, अपने अपने रिज्यूमेस के, और हमने जाके बांटना शुरू कर दिए। तो हमें फिर कुछ कॉल्स आ गई, मुझे एनसीआर से कॉल आई, मुझे सिस्टम्स लिमिटेड से कॉल आई, 2-3 जगहों से। तो सिस्टम्स में मेरा हो गया, और फिर सिस्टम्स मैंने 1 साल काम किया, और while I was working, I was also teaching। मैं I was doing a second job, क्योंकि I wanted to save money कि मैं यूएस आने के लिए पैसे जमा कर सकूं, और आई वांटेड दैट एक्सपीरियंस एज वेल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, उस टाइम पे Y2K पे काम किया, कोबोल और AS400 सिस्टम्स पे, फिर जावा आ गई, जावा पे काम किया, 3 tiered सिस्टम्स जो होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दैट वाज वन अनदर स्टेप व्हिच गेव मी कॉन्फिडेंस। फिर यूएस आने के बाद जो है, उसमें ऑब्वियसली वो GRE और सारी चीजें थी, जो कि हो गया। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मैं कोई टॉप स्टूडेंट था, लेकिन इतना था कि हो गया, गुजारा, एडमिशन मिल गया। यूएससी में जो है वो करियर प्लेसमेंट होती है, वहां पे मुख्तलिफ कंपनीज आती हैं और दे पुट देयर स्टॉल्स, और आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। तो मुझे याद है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप ऐसे मिली कि मैं उधर गया, और मैंने बड़ी कॉन्फिडेंटली, आई ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट, एंड आई टॉक टू देम कि भाई मैंने एक्चुअली जावा पे काम किया हुआ है, मैंने जो है वो, दीज आर माई दिस इज माई स्किल सेट, दीज आर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। मैंने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, मैंने उसकी बात की उनसे, बताया कि आई वुड बी सुपर एक्साइटेड टू वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट। तो दे सॉ माई एंथुजियाज्म कि ये, मतलब एक दे कुड सी के पैशन है, कुछ करना चाहता है, राइट। तो उन्होंने मुझे इतना जरूर किया कि दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू डू ए फर्स्ट राउंड इंटरव्यू, जो कि कैंपस पे ही होता था। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, मैं फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में गया। मैंने वहां पे भी जो था, बेसिकली मतलब जो इंटरव्यू ले रहा था उसके साथ, आई वाज हम्बल, आई वाज एट द सेम टाइम ट्राइंग टू मेक श्योर कि आई कैन आंसर हिज क्वेश्चन। उसने 2-3 सवाल पूछे, मैंने जवाब कुछ ठीक ठाक दे दिए। सेकेंड राउंड के लिए उन्होंने फिर मुझे माइक्रोसॉफ्ट बुलाया, मैं फ्लाई करके गया वहां पे रेडमंड। मैं सदर्न कैलिफोर्निया में था, विच वाज 2 घंटे की फ्लाइट, 3 घंटे की फ्लाइट होती है, 2-2.5 घंटे की। तो एनीवेज, तो वहां पे जो है वो कुछ 5 इंटरव्यू हुए। उसमें भी ये था कि इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि तैयारी करके गया, जितना सीख सकता था दूसरे लोगों से पूछा, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, कैसे पूछा जाता है, क्या होता है। बड़ा नया एक्सपीरियंस था, पहली दफा इस तरह से इतना डिटेल में। मैं थोड़ा डरा हुआ भी था, थोड़ा सा, मतलब पहली दफा था, तो सारी फीलिंग्स थी वो। लेकिन ये है कि शुक्र है कि हो गया वहां पे। और उसके बाद ये था कि वो इंटर्नशिप मिल गई वहां पे। जब इंटर्नशिप मिली तो उसका बड़ा एक रोल था मेरे करियर में, कि मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला उससे। फिर मैं वापस आके जब फुल टाइम के लिए मैंने अप्लाई करना शुरू किया, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉल्ड मी अगेन। दे सेड कि अच्छा, तुमने इंटर्नशिप की हुई है हमारे साथ, तो वुड यू लाइक टू जॉइन अस फुल टाइम। क्योंकि पहले से उनको था कि भाई इसने इंटर्नशिप में भी ठीक ठाक परफॉर्म किया है, सब, मतलब ये है कि कुड बी अ गुड एम्प्लॉय। तो दैट इज हाउ दैट आई गॉट दैट ब्रेक। और एकदम माइक्रोसॉफ्ट में चला गया, तो आई वर्क सुपर हार्ड। 10 साल मैंने वहां पे काम किया। आई बिल्ट माई करियर अराउंड इट, एंड एक रेपुटेशन बन गई। हो ये रहा है कि ये सब चीजें जब हो रही हैं, तो उससे आपकी एक रेपुटेशन स्कोर बनता है, आप और आपका एक नेटवर्क क्रिएट होता है। तो नेटवर्क भी क्रिएट हुआ, रेपुटेशन भी अच्छी थी। ईबे called me and said, well, हमारे पास रोल है, and I was not expecting that they will offer me a director level role, but they did, because they wanted to really hire me. तो कहने का मकसद ये, वो रेपुटेशन वहां पे काम आई, उधर गया। ईबे में 5 साल काम किया, वही रेपुटेशन इट कंटिन्यूड के इंडस्ट्री में, कि अच्छा इमरान जो है वो इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी, डेवलपर प्रोडक्टिविटी में उसका एक बड़ा एक्सपीरियंस है। गूगल वाज लुकिंग फॉर समबडी लाइक दैट, दे कॉल्ड,
and they you again network काम आया. I knew a senior leader there who was also very passionate to bring me, क्योंकि उस leader के साथ मैंने eBay में काम किया था, and they were very happy with my work. तो ये सारी चीजें देखें, आपने ना नेटवर्क भी बनाना है और आपने अपनी एक रेपुटेशन भी बनानी है कि हाउ गुड यू आर and how sincere you are with the work you do and how easy you are to work with in a collaborative team environment. तो ये सारी चीजें, नेटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपकी जो स्किल सेट है वो सुपर क्रिटिकल है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी रेपुटेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो इन चीजों का भी आप अगर ख्याल रखें तो मेरे ख्याल से आपको आपकी जो जर्नी है इंशाल्लाह वो अच्छी होगी. और आखिरी चीज, सॉरी, एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें, अपनी गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए. मैंने बहुत गलतियां की हैं, अभी भी करता हूँ, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए. छुपाने के बजाय बताना चाहिए कि यार गलती हो गई, ठीक है ना. चीजें खुशगवार रहती हैं और आप अपनी गलतियों से सीखते भी हैं और आप, आई थिंक कि आप खुश भी ज्यादा रहते हैं इसके बजाय कि आप अपनी गलतियां छुपाते फिरें. तो मैं ये नहीं कह रहा मैं परफेक्ट हूँ किसी हिसाब से, बस सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ कि दिस इज अ लर्निंग आई आल्सो हैड. Yeah, it was really helping. Thank you so much. बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर अभी भी कोई सवाल है, मेरे पास टाइम है वैसे, 5 मिनट और हैं. अगर कोई और भी सवाल नहीं है तो इट्स ओके, वी कैन क्लोज एज वेल. सर आई हैव अ क्वेश्चन. सर हमारे जी ना यूनिवर्सिटी में हमें प्रोफेसर ने बताया था कि पाकिस्तान में जो मेजर मसला है ना बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस का भी, वो ये है कि वो जी डॉक्यूमेंटेशन पे काम नहीं करते. लाइक उनके पास जो चीज़ें होती हैं वो उनको डॉक्यूमेंटेशन के लेवल पे नहीं लेके आते, इसलिए वो बहुत पीछे हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज या फिर दूसरी कंट्रीज में सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या बिग टेक कंपनीज हैं. तो आप इस पे इलेबोरेट करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन पे क्यों काम नहीं होता पाकिस्तान में एंड वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर कैसे काम हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. मैं थोड़ा सा इसको अप लेवल करता हूँ. देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं आई ट्राई वेरी वेरी मच, जहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं पाकिस्तान को जो है वो आगे फरोग दूं और वो करूं. लेकिन आई विल ऑल्सो से कि देखें, हमारा जो कंपटीशन है ना, दे आर डूइंग बेटर देन अस, ठीक है ना. पहली बात तो हमें ये समझनी है कि हम जो हैं वो, वी आर नॉट द बेस्ट. बेस्ट बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. इन सम केसेस वी माइट बी बेस्ट, लेकिन इन मेनी केसेस वी आर नॉट कंपीटिंग. इंडिया की आप एग्जांपल ले लें, इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री जो है, वो यहाँ पे लोग उसको प्रेफर करते हैं क्योंकि दे आर वेरी रिलायबल. पाकिस्तानी जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा वेरीड है. कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा है पाकिस्तानी कंपनीज के साथ काम करने का, सर्विस कंपनीज के साथ, कुछ का अच्छा नहीं है. और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी, जिन्होंने बेसिकली अपनी सॉर्ट ऑफ कहना चाहिए कि पुश करके कहा कि नहीं, पाकिस्तानी कंपनी को जो है वो हायर करो फॉर सर्विस, फॉर सम सर्विस, एंड एक्चुअली इन सम केसेस एक्सपीरियंसेस वर नॉट गुड. तो एक तो बात ये है कि यार हमें जो है ना वो देखना है कि दुनिया कहाँ जा रही है और हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, बहुत जरूरी है. और अगर नहीं करेंगे तो हम और पीछे चले जाएंगे. तो और बहुत बहुत ज्यादा टैलेंट है. मुझे जिस तरह के सवाल आप लोगों ने पूछे, आई एम इम्प्रेस्ड, यू गाइस आर अमेजिंग. लेकिन आप लोगों को ये भी देखना है कि भाई दुनिया कहाँ जा रही है. आप, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन दैट. सो एक तो ये डायमेंशन, एक जनरल सी मैंने एक बात की. दूसरी चीज ये है कि जब हम डिटेल्स में आते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, वो एक, इट्स पार्ट ऑफ ए ओवरऑल सॉर्ट ऑफ माइंड सेट एंड कल्चर कि आपने जो है वो सॉफ्टवेयर रिलायबली डेवलप करना है और उसमें कुछ चीजें हैं जिसमें आपने कॉर्नर्स कट नहीं करने. फॉर एग्जांपल, कोड रिव्यू बड़ा जरूरी है. कोड रिव्यू होगा, करना है कोड रिव्यू. इसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट ए ऑप्शनल थिंग, इट्स ए मैंडेटरी थिंग. आपने उसको मैंडेटरी बनाना है, राइट. लेकिन ये कुछ कोई है कंपनी में किसी हाई लेवल पे होना चाहिए जो कि ये बातें सोचे और उसको इम्प्लीमेंट करे. एक इंजीनियर जो कि जाता है, उसको ये चाहिए कि वो रेकमेंड करे ये चीजें, ठीक है ना. और अगर कंपनी में अकल होगी, लोगों में अकल होगी, तो वो उसकी रिकमेंडेशन को
ये अच्छी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अच्छे आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं, कोई भी दे सकता है अच्छा आइडिया। ये नहीं है कि सिर्फ अच्छा आइडिया ऊपर से आता है, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये चीजों को, उनके बारे में बात की जाए। और बाज दफा अवेयरनेस नहीं होती, ये भी मसला है। और बाज दफा अवेयरनेस होती है लेकिन शॉर्टकट तलाश करने की कोशिश की जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। और बाय द वे, डॉक्यूमेंटेशन का ये मतलब नहीं है कि अब आपने 3 साल डॉक्यूमेंटेशन करनी है। आप शॉर्ट डॉक्यूमेंटेशन करें, कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट डू समथिंग, ना होने से तो बेहतर होगा, राइट। तो इसी तरीके से ये बाकी जो सारी मैंने बातें करी, कोड रिव्यूज की, वर्जन कंट्रोल की, राइटिंग यूनिट टेस्ट की, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, एक कल्चरल एस्पेक्ट में आ जाती हैं। और ये इनको जो है वो काफी ज्यादा मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंस है इन चीजों को फरोग देने की, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, बाकी दुनिया सब कर रही है, ये हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है ना। तो विच इज नॉट वेयर वी वांट टू बी। हमने आगे बढ़ना है, हमने उनसे बेहतर करनी है चीजें। तो ये बहुत जरूरी है कि ये माइंडसेट, इस बात को इस तरह से किया जाए कि ये, अब पहले जमाने में 5-10 साल पहले ये मे बी ऑप्शनल चीजें थी, अब ये मैंडेटरी चीजें हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो कोई भी हमें बिजनेस नहीं देगा, कोई हमारे साथ जो है वो, nobody would be willing to pay us for our services। तो ये एक एस्पेक्ट है जो कि मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा था। आई डोंट नो कि दिस इज हेल्पफुल, लेकिन आई विल स्टॉप देयर। गॉट इट सर, थैंक यू सो मच। सर यहाँ पे कल्चर में एक और चीज़ लिखी हुई है, टेक डेट रिडक्शन, तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे आप? जी जी, टेक डेट रिडक्शन का मतलब ये कि मिसाल के तौर पे आपने वर्जन 1 एक प्रोडक्ट को बनाया, ठीक है ना, तो आपने सॉफ्टवेयर लिखा। अब ये जब आप वर्जन 2 पे जाते हैं तो कुछ चीजें सॉफ्टवेयर की जो है वो पुरानी हो चुकी होती हैं, क्योंकि अब उस चेंजेस आ गई। तो अब कुछ पार्ट कोड का फॉर एग्जांपल अब इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, राइट। कुछ पार्ट था कोड का जो अब इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। तो उस केस के अंदर अब आपने अगर वो कोड रखा हुआ है तो इट्स लाइक डेड कोड, नोबडी इज यूजिंग इट, राइट। तो आप अपने कोड को रीफैक्टर कर सकती हैं। उससे ये होगा कि वो आपने कोड निकाला, उसको आपने जो है वो, यू कमेंट इट आउट और यू जस्ट रिमूव इट, एंड दैट वे बेसिकली आपका जो सिस्टम है नाउ इट्स अपडेटेड टू द न्यूअर वे ऑफ डूइंग। और एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि एक नई कहना चाहिए कि एक, यू वांट टू कनेक्ट टू ए न्यू वर्जन ऑफ द सेम डेटा सोर्स यू वर यूजिंग बिफोर। ठीक है, तो अब आप चाहें तो आप पुराना यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इफ यू यूज द न्यूअर वन देयर माइट बी सम बेनिफिट्स, आप वो कर लें। कोई एपीआई वर्जन चेंज हो गए, आपने उस पे चीजों को अपडेट करना है, कोई नया स्टैंडर्ड आ गया, उसके हिसाब से चीजों को अपडेट करना है, तो आपको कोड को रीफैक्टर करना पड़ता है बेसिकली। और सो जो रीफैक्टरिंग है वो, दैट इज कॉल्ड टेक डेट रिडक्शन, क्योंकि उस वो बेसिकली कोड को एक तरह से क्लंकी करता है। एग्जाम्पल सिंपल सी है कि गाड़ी को जब आप जो है वो ब्रेक ऑयल ना डालें या इंजन ऑयल ना डालें तो एट सम पॉइंट गाड़ी चलना बंद कर देगी। तो अगर टेक डेट बहुत ज्यादा हो जाए ना, तो सॉफ्टवेयर जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, वो स्केलेबल नहीं रहेगा, रिलायबल नहीं रहेगा, अवेलेबिलिटी के इश्यूज आएंगे, ये सारी बातें होंगी। समझ I मेक will सेंस? ask, can I ask please? जी जी, बोले, बताइए बात। सर एक्चुअली मुझे और फील्ड्स का तो नहीं पता, बट इन एआई और एमएल विद अ ब्लिंक ऑफ आई बहुत सारी टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, एलएलएम्स आ रहे हैं, और बिल्कुल उसके बाद मतलब आप कल देखते हैं कोई और रिसोरा आई हुई है, कोई और टेक्नोलॉजी आई हुई होती है। अभी बिल्कुल। हम जैसे लोग पाकिस्तान वाले, हम एमएल पे काम कर रहे हैं, हम डीप लर्निंग पे काम कर रहे हैं, एंड देन वी सॉ के अब तो एलएलएम्स आ गए हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी चीज़ मैं इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं चल पा रही। मैं जितनी भी स्किल सीखती हूँ, इंडस्ट्री उससे आगे निकल जाती है। तो इस सारी चीज़ को कैसे, मतलब आपके ज़माने में तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम से चीज़ें होती होंगी, बड़े टाइम बाद आती बिल्कुल होंगी, लेकिन अभी हम बिल्कुल। कल लिंक्डइन खोलते हैं तो कोई नई चीज़ आई हुई होती है। तो मुझे नहीं समझ आ देखिए, रही कि ये मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से। देखिए, आप पहली बात तो ये कि आप अकेली नहीं है इस मसले में। हर बंदा और हर इंडस्ट्री में एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दिस ट्रांजिशन।
चीजें जो है वो बहुत तेजी से, जिस पर बेसिकली ओपन एआई ने चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज नवंबर ऑफ 22, तो अराउंड दैट टाइम आई थिंक। तो उसके बाद से चीजें बहुत तेजी से चेंज हुई हैं, बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हुई है। तो आपको जो फीलिंग हो रही है वो एक बहुत रियल फीलिंग है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, हम सब ये इसी उस चीज से गुजर रहे हैं। द बेस्ट थिंग आप जो आप कर सकती हैं ना, वो ये कि देखें, कीप योर फोकस। इसके बजाय कि ये देखें कि दूसरा क्या कर रहा है या चीजें कहाँ जा रही हैं, एक स्टेप बाय स्टेप कीप लर्निंग, ठीक है ना। जो अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी ना, तो उस पे जो इमारत खड़ी होगी वो एक स्ट्रांग इमारत होगी। तो आपने जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं उस पे, एक तो उस पे फोकस करना है। अगर जो ओवरऑल अगर आप एलएलएम पे काम करना चाहती हैं तो मेक श्योर कि आपको जो बेसिक्स हैं आपकी वो स्ट्रांग हो। आपका आपका जो एक तरह से इवन ऑन स्टैटिस्टिक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर जो है वो जो ऑन ऑन मैथ साइड एज वेल, देयर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ इट जो कि पता होने चाहिए। मेक श्योर कि आपको उसका अच्छा आइडिया हो। फिर उसके ऊपर आप जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो ये आ जाता है कि अच्छा, पूरा जो एक एलएलएम बिल्डिंग का पूरा प्रोसेस है, ट्रेनिंग का, इन्फेरेंस का, वो किस तरह से काम करता है, एक एक स्टेप लेके करें। कोई डोंट गेट ओवरवेल्म। अगर आप ओवरवेल्म होंगी तो कुछ भी जो मतलब सीखने में मसला होगा। एक पूरा प्लान बनाएं कि अच्छा मैं ये सीखूंगी, फिर उसके बाद मैं ये सीखूंगी, उसके बाद मैं ये, अगर मैं ये दो चीजें सीख लूंगी तो मैं ये तीसरी चीज सीख सकती हूँ। एक पूरा एक गोल अपना जरूर बनाएं, और फिर एक पाथ चार्ट आउट करें कि उस उस गोल को अचीव करने के लिए आपने क्या क्या स्टेप उठाने, ठीक है ना। तो गोल भी बनाना जरूरी है और स्टेप्स भी डिफाइन करना जरूरी है। और जस्ट कंटिन्यू डूइंग द बेस्ट यू कैन। ये जो लर्निंग प्रोसेस है इट इज कंटिन्यूअस। तो इसको ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन रुक जाएगा, ये चलता रहेगा। लाइफ चेंज होती रहेगी। आप जो कर सकती हैं करें और लोगों से सीखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक टू पीपल, engage with people, learn from people, share with people। बाद दफा सिखाने से आप ज्यादा सीखते हैं, वो बात भी है, राइट। तो ये मेरी तो इतनी सी एडवाइस होगी। दैट्स हाउ आई एम ट्राइंग टू डील विद इट, क्योंकि यू आर राइट, हर रोज चीजें चेंज हो रही हैं, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। थैंक यू सर। सर आपने अभी कोड रिव्यू पे बात की थी कि बिग जी टेक जी। कंपनीज में भी कोड रिव्यू का ऐसा कोई इलेबोरेटेड सिस्टम नहीं होता, बल्कि स्टैटिक रिव्यू पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो स्टैटिक रिव्यू पे थोड़ा सा इलेबोरेट करें कि ये कौन से सॉफ्टवेयर हैं या फिर किस तरह से किया जाता है अपना कोड रिव्यू। हाँ, वो मैं कह रहा था कि वो जो बात लिंटिंग की कर रहा था, मैं स्टैटिक कोड एनालिसिस की बात कर रहा था। वो उसमें बेसिकली ये होता है कि कुछ चीजें जो हैं वो आप बेसिकली जो कोड पार्सर्स होते हैं वो कोड को पार्स करते हैं, पढ़ते हैं कोड को, और उसमें कुछ जो उनको बेसिक इश्यूज नजर आते हैं वो उनको हाईलाइट कर देते हैं। कुछ उनमें से इश्यूज जो होते हैं वो दे कुड बी रिलेटेड टू, कहना चाहिए कि जिस तरीके से आप फॉर एग्जांपल अगर आपने कैमल केस नोटेशन यूज नहीं की हुई तो वो उसको हाईलाइट कर देगा कि यार ये आपने नोटेशन सही इस्तेमाल नहीं की हुई। या फिर कुछ जगहों पे जो है वो और क्या चीजें हो सकती हैं, आपने जो है वो कुछ फॉर्मेटिंग के इश्यूज भी इसमें आ जाते हैं मेरे ख्याल से थोड़े बहुत। लेकिन जो स्टैटिक कोड एनालिसिस होता है वो ज्यादातर मतलब टूल्स होते हैं जो कि आप बेसिकली यू कैन जस्ट यूज द टूल टू रन योर ऑन योर कोड एंड इट विल स्पिट आउट कि ये चीजें हैं जो कि वो नहीं है, सही नहीं है, और ज्यादातर उसमें से रिकमेंडेशंस होती हैं। तो ये भी लिंटिंग का जो प्रोसेस होता है, इसको लिंटिंग बोलते हैं जनरली इंडस्ट्री में। तो वो भी कोई बहुत कॉमन नहीं है, ये बहुत अनकॉमन प्रोसेस है। अगर कोई कोड रिव्यू नहीं कर रहा तो लिंटिंग तो दूर की बात, लिंटिंग उससे भी एक एडवांस चीज है मेरे ख्याल से। तो कोड रिव्यू तो ह्यूमंस करते हैं, लिंटिंग जो है वो टूल्स करते हैं, लेकिन उसके लिए भी, टूल को यूज करने के लिए भी एक एक माइंडसेट चाहिए, कल्चर चाहिए, एक प्रोसेस एक डिफाइन होना चाहिए कि नहीं लिंटिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो
लिंटिंग से कुछ चीजें पता चल जाती हैं, लेकिन आई वुड से कि इट्स नॉट वेरी कॉमन ईदर, राइट? तो these are two separate things. Code reviews are usually human and a human activity. Linting is or static code analysis is a tool activity. और दोनों को जो है वो कहना चाहिए कि उनके अपने अपने फवायद हैं, लेकिन they are not widely used in the industry for sure. पता नहीं, I don't know, मैंने थोड़ा सा ऐसे ही अब जवाब दिया है। आपको बात समझ आई या? सर समझ आ गई है, लिंटिंग का प्रोसेस समझ आ गया, ठीक है, क्लियर। अगर आप ढूंढे ना, जस्ट सर्च फॉर कोड लिंटर्स, आपको ज्यादा बेहतर डेफिनेशन, मैंने जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में देखना चाहिए था, मैंने कोई ज्यादा अच्छा जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर आप जस्ट सर्च फॉर कोड लिंटर्स तो आपको जो है वो काफी अच्छा ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से काम करते हैं कोड लिंटर्स। ओके सर, श्योर, थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली। और कोई सवाल? सर मेरा एक सवाल है। सर मेरी आवाज आ रही? जी जी शहबाज बोले। जी सर, टाइम तो ज्यादा हो गया है, आपने 5 मिनट कोई बताया बात नहीं आप, तो इट्स ओके सर बताइए। लिंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा कि हाँ कल एक सेशन में अटेंड कर रहा था अपने ऑफिस में, तो वो लिंटिंग में वो डेप्थ की बात कर रहे थे कि भाई एक हमारे पास एक फंक्शन है, वो कितना डीप जाना चाहिए। तो जैसे कि तो वो दो सवाल है सर इसमें मेरे कि एक आइडियली एक फंक्शन कितने लाइन का होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कंसिडर की जाती है, एक तो ये। दूसरा वो डेप्थ क्या, वो डीप जाना ज़्यादा मैटर करता है कि, और उसके लिए आइडियल प्रैक्टिस कितनी है कि वो कितना डीप जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए ड्यूरिंग लिंटिंग जो हम चेक कर रहे होते सही। तो देखिए, पहला जो सवाल था वो तो ये है कि अगर एक फंक्शन, जनरली मेरा तो रूल ये है कि अगर एक फंक्शन जो है वो एक स्क्रीन से ज्यादा बड़ा है तो वो समझना मुश्किल हो जाता है। तो जितना छोटा फंक्शन हो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखिए फंक्शन जो है ना, इट शुड बी फोकस्ड ऑन सॉल्विंग और प्रोवाइडिंग वन आंसर, दो राइट? सिंगल थिंग। अगर आप उसको उसके अंदर दो तीन चीजें ऐड कर रहे हैं ना, तो हम्म। that doesn't becomes a function, then it probably becomes a procedure sort of a thing, right? यस तो यस। एक तो ये बात है, तो ये जहन हम्म में रखें कि फंक्शन का एक स्पेसिफिक काम है, एक हम्म स्पेसिफिक इनपुट आ रही है और एक स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए, तो हम्म उसको उस तरह से देखें। और जनरली एक पेज से ज्यादा अगर होता है, एक स्क्रीन से ज्यादा होता है, तो वो मे बी हम्म कॉम्प्लेक्सिटी आप बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं उसमें। तो कीप हम्म इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। जनरली हम्म कोई ऐसा रूल कोई नहीं है कि इतनी लाइनों का, ये कंपनी इतनी लाइनों का, ऐसा कुछ नहीं है, ये हम्म डेवलपर्स पे डिपेंड करता है। हम्म लेकिन जो अच्छे कोड रिव्यूअर्स होते हैं वो ये चीज पकड़ते हैं, एंड दे आस्क के अच्छा, व्हाई आर यू एडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग टू दिस फंक्शन? हम्म समझ रहे हैं आप बात को? एंड दे हम्म बेसिकली देन आस्क पीपल टू रीफैक्टर देयर कोड, सेपरेट आउट इन मल्टीपल फंक्शंस। एक तो ये बात है। मल्टीपल। हम्म दूसरा ये कि जो डेप्थ की आपने बात की, देखिए कोड जो है वो तो यार मतलब इट गोज लाइक मल्टीपल लेवल्स पे लिखा जाता है, राइट? तो वो हम्म तो ये है कि इट कीप्स गोइंग। तो जो एनालिसिस है, लिंटिंग एनालिसिस भी है, वो आई थिंक इट शुड बी डन एट ऑल लेवल्स। आई डोंट सी अ रीजन व्हाई इट शुड ओनली बी डन एट अ हायर लेवल। हम्म आई डोंट थिंक इट विल प्रोवाइड द राइट कंप्लीट कहना चाहिए कि वैल्यू if it was only done at a higher level. So I think it's important to consider कि आप you actually आपको कोई what's the कहना चाहिए downside कि अगर if you run, एक चीज हो सकती है कि मिसाल के हम्म तौर पे आप कुछ लेगेसी लाइब्रेरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर लिंटिंग हम्म लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम्म then that thing that becomes वो आपके कंट्रोल में नहीं है। Don't try to run it on libraries or if you are including certain files जो कि हम्म और किसी, उस पे फोकस ना करें, अपने कोड पे जरूर फोकस एटलीस्ट करें। पहला पहला रूल ये है कि आपका कोड जो है ना, वो जितना अच्छा हो सकता है वो उतना अच्छा हो, उस पे फोकस हम्म, करें। फिर दूसरी सही। चीज ये हो सकती है कि अगर आपने ब्रॉड, अगर लेट्स से कि अगर आप पूरे सिस्टम को देख रहे हैं, आप वो आपके परव्यू में आता है, इट इज योर हम्म इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम्म तो वो फिर ठीक है, फिर यू कैन डू दैट एज वेल टू सी के कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। हर एक हम्म जो जो वार्निंग है या एरर स्टैटिक कोड एनालिसिस से जनरेट होता है, वो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होती। यू हैव टू बी थॉटफुल अबाउट इट, के
स्मार्ट अबाउट इट, कौन से सॉल्व करने, कौन से इश्यूज वाकई इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। यू कैन मेक डिसीजंस। अपने साथ 2 लोगों को बिठाएं, साथ बैठ के रिव्यू करें, अगर बहुत ज्यादा है कौन से फिक्स करेंगे, कौन से फिक्स नहीं करेंगे, लाइफ गोज ऑन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली। और कोई सवाल? सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि हमने जी अभी जितना भी पढ़ा है इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी के बारे में, एंड इसमें हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, जी हम अगर उसको देखें ओवरऑल तो ये चीज़ें किस हद तक इम्प्लीमेंट की जाती हैं इंडस्ट्री के अंदर। एक तो हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, हमने बार बार इस चीज़ को देखा है कि बहुत जगह पे नहीं होता इम्प्लीमेंट। बिल्कुल जस्ट बिल्कुल। हमें लाइक जैसे आप रिकमेंडेशंस देने का भी कह रहे थे, तो ओवरऑल जी अगर आपका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जगह पे एक्सपीरियंस है तो आप जी बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे लोग देखिए यूज़ मैं करें। बताऊं आपको, देखिए जो स्टार्टअप्स है ना, आपने स्टार्टअप स्टार्ट की 5 लोगों की, 3 लोगों की, वहां पे ये कुछ ऐसा कुछ इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी का कोई फायदा नहीं है। ये छोटी सी कंपनी है, इसमें क्या इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी। तो अ, छोटी कंपनीज का को कोई इतना ये मसला नहीं। जैसे अब मिसाल के तौर पर आपने जो 5 लोगों की कंपनी थी, अब वो 100 लोगों की कंपनी बन गई है। और अब आप रोज आना जो है वो यू आर जनरेटिंग थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड एवरी डे, राइट। यहां से मसला स्टार्ट होता है, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। यहां से जो है वो सोचना, ये वाली जो कंपनीज होती हैं जिन जिन जो उनका साइज बढ़ जाता है, यूजुअली आई वुड से एनी कंपनी विच हैज अबाउट let's say more than 100 developers, they should start thinking about it. Maybe they should still not do it, लेकिन they should at least think about it, at least talk about it. अगर आप 500 से ऊपर चले गए तो फिर आपके मसले हैं, होते हैं फॉर श्योर। 500 डेवलपर्स अगर आपकी कंपनी में, तो उसका मतलब है आपकी टोटल कंपनी का साइज प्रॉब्ली 1000 लोग तो होगा, 1000 नहीं तो उसको 700-800 तो होगा। तो देन इट बिकम्स मच मोर इम्पोर्टेंट। और अगर आपका अब नंबर ऑफ डेवलपर्स गूगल के अंदर जो है वो तकरीबन कोई मोर देन 50,000 डेवलपर्स है, तो आप सोचें स्केल क्या है, राइट। और आई सी दैट के उस केस में तो वो सुपर 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 क्रिटिकल हो जाता है, राइट। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो इम्पोर्टेंस है ना, टीम साइज के साथ साथ इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी की भी इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है, लेकिन आपने इसको उसके हिसाब से चलाना है। अब छोटी कंपनीज में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए, और जो कल्चर वाली मैंने बातें की उनको ध्यान में रखें, वो आप अप्लाई कर सकती हैं। बाकी चीजें जो है वो शायद इतना अप्लाई करना इतना ज्यादा वो ना हो। बेसिक चीजें कर लें, यूनिट टेस्टिंग कर लें, कोड कोड रिव्यूज कर लें, डॉक्यूमेंटेशन कर लें, बस ये इतना भी अगर आप करती हैं तो बहुत है। फिर बाकी सारी चीजें स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो बाद में आ सकती थैंक यू सर। सर मुझे स्टिल आपसे थोड़ा सा इलेबोरेटिव मजीद आंसर चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन से इतना फर्क क्यों पड़ता है। लाइक डॉक्यूमेंटेशन से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन क्यों, इसमें बेसिक है। वजह क्या इसमें है? बेसिक वजह ये है कि देखिए खदीजा, कल को आप जाके आप किसी कंपनी की सीईओ बन जाती हैं, ठीक है। आप अब उस पहले आप जो है वो कोड लिख रही थी किसी कंपनी के लिए, अब आप किसी कहीं और चली गई हैं। अब वहां जो बाकी लोग रह गए उनको तो नहीं पता आपने कोड क्या लिखा है। तो उस कोड को समझने के लिए कि ये कोड करता क्या है, बहुत जरूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन की जाए। तो ये कोड डॉक्यूमेंटेशन है। नंबर 2, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके लेट्स से कि आप अगर मिसाल के तौर पे कोई एपीआई बना रही हैं, एंड यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग दैट एपीआई एज एन एंड पॉइंट टू इंटीग्रेट फॉर अदर्स। तो उस एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्लियरली अगर नहीं लिखी गई कि उसका इंटरफेस क्या है, उसके आउटपुट्स क्या हैं, थिंग्स लाइक दैट, तो जो आपका जो यूजर है जो उसको यूज करेगा वो उसको कंज्यूम सही तरह से नहीं कर सकेगा। दे वुड हैव ए पुअर यूजर एक्सपीरियंस। इसी तरीके से अगर आप कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बना रही है, उसके अंदर भी डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो एंड यूजर है उसको पता हो कि कैसे उस चीज को करना है। नंबर 3, आप किसी भी सॉफ्टवेयर का एक वर्जन बनाती हैं, उसके बाद उसका आप सेकंड और थर्ड वर्जन भी बनाएंगी प्रॉब्लली। तो आप उस सेकंड और थर्ड वर्जन बनाने के लिए आपको, और हो सकता है वो लोग काफी सारे लोग मूव ऑन कर गए हों, तो जो लोग सेकंड वर्जन बना रहे हैं, लेट्स से कि वो हाफ ऑफ देम आर न्यू पीपल, आप सोचिए उनके लिए कितना मुश्किल होगा
कि the only way they have कि वो they go and they read the code and try to understand what you are doing. It's very hard, right? तो उसको avoid करने के लिए ये that is also it's at the end of the day अगर documentation ना हो तो you pay through more cost and more time. That's the bottom line. आपने नहीं करनी documentation आप ना करें, लेकिन बाद में you will have to pay for it in terms of cost and in terms of time. Got it, sir. Thank you so much. बहुत अच्छे से समझ आ गया ये concept. तो खामोशी हो गई, कुछ लगता है सब लोगों के सवाल खत्म हो गए और 11 भी बज गए पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर एंड करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सवालों का। आई होप कि थोड़ी बहुत कुछ हेल्प हुई हो आपको। तो बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी कि मैं आप सबसे आज बात कर सकूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। you, sir. Thank you so much for coming to our platform. It's an honor to have you here. And thank you all the participants जो इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते रहे कि जो 1 घंटे का वेबिनार था वो सर ने लाइक 2 आवर्स का हो गया। थैंक यू सर। सर आपको मैंने स्लैक पे भी इनवाइट कर दिया, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स में क्वेश्चन आंसर्स पूछते रहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन एनी सेशन व्हेनेवर यू हैव टाइम। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जुबैर और एवरीबॉडी, ओके बहुत सर, शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।